द रूथलेस माफिया किंग्स हिडन ब्राइड। एपिसोड 1। रात के करीब 11 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड बाद आसमान को रोशन कर रही थी। आरोही अपनी छोटी सी सिलाई की दुकान बैंड करने हाई वाली थी। दिन भर की मेहनत के बाद उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उसने आज भी मुश्किल से इतने पैसे कमाए कि घर का रेशन आ सके। उसके घर में सिर्फ दो लोग, वो और उसकी माँ मीरा। पिता की मौत 5 साल पहले एक अजीब सड़क दुर्घटना में हो गई थी। पुलिस ने केस बैन कर दिया था, लेकिन आरोही को हमेशा लगता था कि इस दुर्घटना के पीछे कोई राज छुपा हुआ है। दुकान बैंड करके जैसे हाई वो बाहर निकली, एक काली लग्जरी कार उसके सामने आकर रुक गई। का दरवाजा खुला। काले सूट में एक आदमी बाहर निकला। आरोही शर्मा, उसने ठंडी आवाज में पूछो। हाँ, लेकिन आप कौन? हमें तुम्हारे साथ चलना होगा। अगर मैं ना जाऊं तो? आदमी हल्का सा मुस्कुरे। तू तुम्हारी माँ मुश्किल में पैठ सकती है। ये सुनते हाय आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम मेरी माँ को जानते हो? हम सब जानते हैं। मजबूरी में आरोही कामी बैठ गई। का शहर के सबसे महंगे इलाके की तरफ बढ़ने लगी। लगभग आधे घंटे बाद वो एक बहुत बड़े महल जैसे बंगलों के सामने रुक गई। गेट खुलते हाई उसने देखा डजन भर सिक्योरिटी गार्ड्स, इंपोर्टेड गार्डियन और हर जगह कैमरास। ये जगह किसकी है? आरोही ने धीरे से पूछो। जवाब मिला, मिस्टर एड्रियन ब्लैक की। नाम सुनते हाई ड्राइवर भी एक पल के लिए चुप हो गया। आरोही ने पहली बार ये नाम सुना था। यूस अंदाजा भी नहीं था कि दुनिया एड्रियन ब्लैक को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में जानती है। लेकिन अंडरवर्ल्ड में उसका नाम सुनते हाई बड़े बड़े माफिया भी काम उठते थे। उससे एक बड़े हॉल में ले जाया गया। हॉल के बीच एक आदमी खड़ा था। काला सूट, तेज आंखें, चेहरे पर कोई इमोशन नहीं। उसकी पर्सनालिटी में इतना कॉन्फिडेंस था कि बिना कुछ बोले हाय हर किसी को चुप करा द। आखिर आ हाय गई तुम। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। तुम एड्रियन ब्लैक हो? हाँ, लेकिन मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? एड्रियन उसके पास आया। उसने टेबल पर एक फाइल रखी। इस पर साइन करो। आरोही ने फाइल खोली। उसके हाथ कान लगे। इस फाइल पर लिखा था, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे शादी क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं माना करती हूँ। एड्रियन ने एक फोटो उसके सामने रख दी। फोटो में उसकी माँ हॉस्पिटल के बेड पर थी। साथ में 2 अनजान लोग खड़े थे। ये मेरी माँ, उनकी सर्जरी कल है। उन्हें कुछ हुआ तो? एड्रियन ने बीच में हाय कहा। उन्हें कुछ नहीं होगा अगर तुम साइन कर दो। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। उसके पास ना पैसा था, ना ताकत, ना कोई सहारा। उसने कांपते हाथ से कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया और साइन कर दिया। एड्रियन ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराकर कहा, वेलकम मिसेस एड्रियन ब्लैक। लेकिन आरोही को बिल्कुल नहीं पता था, ये सिर्फ एक शादी नहीं थी। ये उस जंग की शुरुआत थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होते ही पूरे हॉल का माहौल बदल गया। एक मेड आरोही के पास आए और धीरे से बोली, माम प्लीज मेरे साथ चलिए। आरोही ने एड्रियन की तरफ गुस्से देखा। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। एड्रियन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, इस दुनिया में मजबूरी सबसे महंगी चीज होती है। ये कहकर वो हॉल से बाहर निकल गया। 2 घंटे बाद आरोही को एक बड़े से कमरे में ले जाया गया। कमरे में लाल और सुनार रंग का शादी का जोड़ा रखा था। साथ हाई हीयर का नेकलेस, मैचिंग इयररिंग्स और एक महंगा ब्राइडल क्राउन। मेड मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर ब्लैक ने कहा है कि आज रात शादी होगी। क्या इतनी जल्दी? जी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मेड का चेहरा उदास हो गया। यहाँ किसी की मर्जी नहीं चलती माम। शाम होते हाई पूरा ब्लैक मैंशन रोशनी से जगमगा उठा। फॉरेन गेस्ट्स, बिजनेस टाइकून्स, पॉलिटिशियंस और कुछ ऐसे लोग जिनके चेहरे पर मुस्कान कम और खौफ ज्यादा था, सब एड्रियन ब्लैक की एक झलक पाने के लिए खड़े थे। आरोही को स्टेज तक लाया गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी हॉल के दरवाजे खुले। सब लोग सीधे खड़े हो गए। एड्रियन ब्लैक धीरे धीरे अंदर आया। काला टक्सीडो, बर्फ जैसी ठंडी आंखें। उसके साथ चल रहे गार्ड्स भी उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। एक बुजुर्ग प्रीस्ट ने शादी की रस्में शुरू कर दी। ना ढोल, ना नाच, ना खुशी। ये शादी किसी सेलिब्रेशन से ज्यादा एक डील लग रही थी। जब आरोही से पूछा गया, क्या आप एड्रियन ब्लैक को अपना पति स्वीकार करती हैं? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मां का चेहरा याद किया और धीरे से कहा, उद्धरण चिन्ह ... हाँ,
कुछ ही देर बाद एड्रियन ने उसकी मांग में सिंदूर भरा। शादी पूरी हो गई। सब लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन आरोही को लग रहा था जैसे उसकी आज़ादी हमेशा के लिए खत्म हो गई हो। रात के करीब 1 बजे आरोही को एड्रियन के बेडरूम में भेजे दिया गया। कमरा किसी 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा शानदार था, लेकिन शान और शौकत में भी एक अजीब सा सन्नाटा था। एड्रियन बालकनी में खड़ा बारिश देख रहा था। उसने पीछे मुड़े बिना कहा, यहाँ एक रूल है। आरोही चुप रही। पहला, मेरी परमिशन के बिना इस मैंशन से बाहर नहीं जाओगी। दूसरा, मेरे किसी भी रूम में बिना नॉक किए एंटर नहीं करोगी। तीसरा, मेरे बारे में जितना कम जानोगी उतना ज्यादा जिंदा रहोगी। आरोही का गुस्सा फूट पड़ा। तुम खुद को समझते क्या हो? एड्रियन धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। तुम्हारा पति नहीं, तुम सिर्फ एक जालिम इंसान हो। एक पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर एड्रियन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, लोग मुझे इससे भी ब्यूअर नाम से ब्यूलेट हैं। तभी धाम, नीचे से गोली चलने की आवाज आए। एक गार्ड दौड़ता हुआ कमरे में घुसा। सर, वेस्ट गेट पर अटैक हुआ है। एड्रियन का चेहरा एक पल में बदल गया। उसकी आंखों में खतरनाक ठंडक उतर आई। उसने ड्रॉअर खोला और उसमें से एक ब्लैक पिस्टल निकाली। आरोही एक कदम पीछे हट गई। तुम गन रखते हो? एड्रियन ने पिस्टल लोड की। फिर उसने आरोही की आंखों में देखते हुए कहा, ए फ्लैट, तुम मेरी दुनिया का पहला सच देखने वाली हो। वो कमरे से बाहर निकल गया। आरोही का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। मैंशन के बाहर कई गाड़ियां जल रही थी और काले कपड़ों में कुछ लोग सिक्योरिटी गार्ड्स पर गोलियां चला रहे थे। उसने धीरे से अपने आप से कहा, हे भगवान, मैंने किस इंसान से शादी कर ली? महल के बाहर लगातार गोलियों की आवाज गूंज रही थी। आरोही डर के मारे खिड़की के पास खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा नहीं देखा था। तभी उसने नीचे देखा। एड्रियन ब्लैक बिना किसी डर के सीढ़ियों से उतर रहा था। उसके हाथ में पिस्तौल थी और उसके पीछे दर्जनों हथियारबंद गार्ड चल रहे थे। एड्रियन ने ठंडी आवाज में कहा, कोई भी दुश्मन आज इस महल से जिंदा वापस नहीं जाएगा। इतना कहते ही उसने एक हमलावर को निशाना बनाकर गोली चला दी। धड़ाम, हमलावर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही मिनटों में पूरे महल के बाहर सन्नाटा छा गया। जो लोग कुछ देर पहले हमला कर रहे थे अब या तो भाग चुके थे या पकड़े जा चुके थे। आरोही यह सब देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, आखिर एड्रियन है कौन? करीब आधे घंटे बाद एड्रियन वापस अपने कमरे में आया। उसके कोट पर खून के छींटे थे। आरोही घबरा गई। ये खून। एड्रियन ने बिना किसी भाव के अपना कोट उतारा। मेरा नहीं है, उसने नौकर से कहा, इसे जला दो। आरोही को पहली बार एहसास हुआ कि जिस आदमी से उसकी शादी हुई है उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। वह धीरे से बोली, तुम अपराधी हो। एड्रियन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुछ लोग मुझे अपराधी कहते हैं, कुछ लोग रक्षक। सच क्या है? सच जानने की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसी रात आरोही को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपनी माँ की चिंता हो रही थी। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकली। गलियारे में चलते चलते उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर हल्की रोशनी थी। जिज्ञासा में वह धीरे से अंदर चली गई। कमरे की दीवारों पर बड़े बड़े नक्शे लगे थे। टेबल पर कई फाइलें रखी थीं। उसी समय उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में उसके पिता खड़े थे और उनके बगल में एक युवा एड्रियन ब्लैक। आरोही की सांसें तेज हो गईं। ये कैसे हो सकता है? उसने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, मैंने तुम्हें इस कमरे में आने से मना किया था। आरोही ने घबराकर पीछे देखा। दरवाजे पर एड्रियन खड़ा था। उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा गुस्सा था। आरोही ने तस्वीर उसकी तरफ उठाई। मेरे पापा तुम्हारे साथ इस तस्वीर में क्यों है? कमरे में गहरी खामोशी छा गई। एड्रियन ने तस्वीर उसके हाथ से ली। कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, जिस आदमी को तुम अपने पिता समझती हो, उद्धरण चिन्ह ... वह वैसा इंसान नहीं था जैसा तुम सोचती हो। ये सुनकर आरोही के होश उड़ गए। एपिसोड 2। कमरे में ऐसी खामोशी थी कि आरोही को अपनी धड़कनों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। उसकी नजर बार बार उस पुरानी तस्वीर पर जा रही थी। एक तरफ उसके पिता, दूसरी तरफ एड्रियन ब्लैक। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी जैसे वे सालों पुराने दोस्त हों। लेकिन ये कैसे हो सकता था? उसके पिता तो एक साधारण स्कूल टीचर थे, फिर उनका दुनिया के सबसे खतरनाक माफिया से क्या रिश्ता था? आरोही की आंखों में आंसू भर आए।
उसने कांपती आवाज में पूछा। सच बताओ, मेरे पापा कौन थे? एड्रियन कुछ पल तक चुप रहा। उसने धीरे से तस्वीर को मेज पर रखा और खिड़की के बाहर देखने लगा। बाहर फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। आरोही ने गुस्से से कहा, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं सच जानना चाहती हूँ। एड्रियन उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में पहली बार दर्द दिखाई दे रहा था। तुम्हारे पिता सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वह मेरे सबसे भरोसेमंद साथी थे। ये सुनते ही आरोही का दिमाग सुन्न हो गया। झूठ, उन्होंने कभी किसी गलत काम का साथ नहीं दिया। एड्रियन ने गहरी सांस ली। उन्होंने गलत काम नहीं किया, बल्कि मुझे सही रास्ते पर रखने की कोशिश की। आरोही समझ नहीं पा रही थी कि किस पर विश्वास करे। तभी एड्रियन ने अपनी तिजोरी खोली। उसने एक पुरानी डायरी बाहर निकाली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, राघव शर्मा। यह उसके पिता का नाम था। आरोही ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी मेरी बेटी आरोही तक पहुंचे तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आगे पढ़ने ही वाली थी कि धड़ाम, पूरे महल में जोरदार धमाका हुआ। दीवारें हिल गईं, अलार्म बजने लगा। गार्ड दौड़ते हुए अंदर आए। सर, किसी ने महल के पिछले हिस्से में बम विस्फोट किया है। एड्रियन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। कौन है? गार्ड ने घबराकर जवाब दिया। सर, ये हमला रेड वाइपर सिंडिकेट ने किया है। एड्रियन की मुट्ठियां भींच गईं। तो आखिर उन्होंने लौटने की हिम्मत कर ही ली। वह तेज कदमों से बाहर निकल गया। आरोही अकेली रह गई। उसकी नजर फिर डायरी पर पड़ी। उसने अगला पन्ना खोला और जो लिखा था उसे पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोही, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि एड्रियन ने अपना वादा निभाया। लेकिन याद रखना, जिस इंसान को तुम अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझोगी, वही एक दिन तुम्हारी जान बचाएगा। आरोही हैरान रह गई। पापा, आप आखिर किसकी बात कर रहे थे? उसी समय बाहर से लगातार गोलियों की आवाज आने लगी और पहली बार उसे एहसास हुआ, ये सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि ऐसी जंग की शुरुआत थी जिसमें हर इंसान के चेहरे के पीछे एक और चेहरा छिपा हुआ था। एपिसोड 3। महल के बाहर लगातार गोलियों की आवाज गूंज रही थी। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सुरक्षा गार्ड अपनी अपनी जगह संभाल रहे थे। महल की दीवारों पर लगी लाल चेतावनी लाइटें लगातार चमक रही थीं। लेकिन उस पूरे शोर के बीच आरोही की नजर सिर्फ उस पुरानी डायरी पर टिकी थी। उसने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से अगला पन्ना खोला। पहले ही शब्द पढ़ते ही उसकी आंखें भर आईं। मेरी प्यारी बेटी आरोही, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें वह सच कभी नहीं बता पाया जिसके कारण तुम्हारी जिंदगी हमेशा खतरे में रही। आरोही की उंगलियां कांपने लगीं। मेरी जिंदगी खतरे में। उसने जल्दी जल्दी अगली पंक्तियां पढ़ी। मैं एक साधारण शिक्षक नहीं था, मैं भारत की सबसे गुप्त सुरक्षा एजेंसी के लिए काम करता था। मेरा असली काम था अपराधी संगठनों के बीच रहकर देश को जानकारी देना। आरोही के मुंह से अचानक निकला, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसके पिता, जिन्हें वह हमेशा एक शांत और ईमानदार शिक्षक समझती थी, असल में एक गुप्त एजेंट थे। उसी समय बाहर से तेज धमाका हुआ। पूरा कमरा हिल गया। डायरी उसके हाथ से गिरते गिरते बची, लेकिन उसने खुद को संभाला और पढ़ना जारी रखा। इसी मिशन के दौरान मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। उसकी उम्र मुश्किल से 20 साल थी। उसका नाम था एड्रियन ब्लैक। आरोही की धड़कन तेज हो गई। दुनिया उसे आज माफिया किंग कहती है, लेकिन जब मैं उससे मिला था तब वह वैसा नहीं था। उसके परिवार की हत्या उसकी आंखों के सामने कर दी गई थी। उस दिन उसके अंदर बदले की आग पैदा हुई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। आरोही की आंखों से आंसू बह निकले। क्या सचमुच एड्रियन हमेशा से अपराधी नहीं था? क्या उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसे बदल दिया? तभी कमरे का दरवाजा अचानक खुला। एड्रियन तेज कदमों से अंदर आया। उसकी शर्ट पर धूल लगी थी और हाथ पर हल्का सा खून था। उसने देखा कि डायरी आरोही के हाथ में है। कुछ पल तक दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती रहीं। मैंने कहा था, ये डायरी मत पढ़ना। आरोही ने पहली बार बिना डरे जवाब दिया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे पापा ने जो सच छिपाया, मैं उससे पूरा जानकर रहूंगी। एड्रियन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, अगर तुमने आखिरी पन्ना पढ़ लिया तो वापस पहले जैसी जिंदगी कभी नहीं जी पाओगी। आरोही ने डायरी अपने सीने से लगा ली। मेरी पुरानी जिंदगी तो उस दिन ही खत्म हो गई थी, जिस दिन तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की।
एड्रियन पहली बार पूरी तरह चुप हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि पछतावा दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी महल के स्पीकर से एक आवाज गूंजी, सर, हमने एक घुसपैठिए को पकड़ लिया है। वह बार बार सिर्फ एक ही नाम ले रहा है। एड्रियन ने इंटरकॉम उठाया। कौन सा नाम? गार्ड की आवाज आई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आरोही शर्मा। ये सुनते ही एड्रियन का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत आदेश दिया, उसे जिंदा मेरे सामने लाओ, और किसी भी कीमत पर आरोही को कमरे से बाहर मत निकलने देना। आरोही हैरान रह गई। कौन था वह आदमी जो इस खूनी माफिया साम्राज्य में सिर्फ उसका नाम लेकर आया था? क्या वह दोस्त था या दुश्मन? महल के विशाल हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। बीच में एक आदमी घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। एड्रियन ब्लैक अपने सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठा था। उसके दाएं बाएं हथियारों से लैस गार्ड खड़े थे। कुछ सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर एड्रियन ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में पूछा, कौन हो तुम? आदमी मुस्कुराया। नाम जानकर क्या करोगे? एड्रियन की भौहें तन गईं। लगता है मौत से डर नहीं लगता। मौत से नहीं, लेकिन देर होने से जरूर लगता है। एड्रियन ने इशारा किया। एक गार्ड ने उस आदमी के पेट में जोरदार मुक्का मारा। वह दर्द से झुक गया, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा था। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, एड्रियन बोला। आदमी ने धीरे से सिर उठाया। मेरा नहीं, तुम्हारा। पूरा हॉल खामोश हो गया। आरोही शर्मा कहाँ है? ये सुनते ही एड्रियन की आंखें ठंडी पड़ गईं। तुम्हें उससे क्या काम है? आदमी बोला, अगर आज मैंने उससे बात नहीं की तो कल सुबह तक वह जिंदा नहीं बचेगी। उसी समय ऊपर अपने कमरे में बैठी आरोही बेचैन थी। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, कौन है यह आदमी? उसे मेरा नाम कैसे पता है? उसने तय किया कि अब वह कमरे में बंद नहीं रहेगी। वह धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकली। गलियारे में कोई नहीं था। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ी। नीचे हॉल से आवाजें आ रही थीं। वह चुपचाप रेलिंग के पीछे छिपकर देखने लगी। तभी उस आदमी की नजर ऊपर पड़ी। उसने आरोही को देख लिया। उसकी आंखों में राहत दिखाई दी। वह जोर से चिल्लाया, आरोही, भाग जाओ। पूरा हॉल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। सभी गार्ड ऊपर देखने लगे। एड्रियन ने भी पलट कर देखा। आरोही घबरा गई। मेरा नाम कैसे जानते हो? आदमी ने पूरी ताकत से कहा, तुम्हारे पापा ने मुझे भेजा था। ये सुनते ही आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या तुम्हारे पापा जिंदा नहीं हैं? लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे एक वादा करवाया था कि मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा। आरोही की आंखों से आंसू निकल आए। मेरे पापा तुम्हें जानते थे? हाँ, मैं उनका साथी था। एड्रियन अचानक अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा ठंडी थी। बस, बहुत हो गया। उसने गार्डों की तरफ देखा। इसे नीचे वाले तहखाने में ले जाओ। गार्ड उसे घसीटने लगे, लेकिन जाते जाते उस आदमी ने जेब से एक छोटा सा लॉकेट निकालकर पूरी ताकत से आरोही की तरफ फेंक दिया। लॉकेट हवा में घूमता हुआ सीढ़ियों के पास गिरा। आरोही दौड़कर वहां पहुंची। उसने लॉकेट उठाया। जैसे ही उसने उसे खोला, उसके अंदर एक छोटी सी फोटो थी। फोटो में वह 5 साल की थी। उसके पापा, उसकी माँ और उनके साथ खड़ा था एड्रियन ब्लैक। आरोही का पूरा शरीर कांप उठा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसने एड्रियन की तरफ देखा। तुम मेरे परिवार को पहले से जानते थे। एड्रियन ने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। लेकिन तभी महल की सारी लाइटें अचानक बंद हो गईं। पूरा महल अंधेरे में डूब गया। अगले ही पल न्हाए 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 चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज उठी। एक अनजान आवाज अंधेरे में गूंजी, एड्रियन ब्लैक, आज तुम्हारा खेल खत्म। आरोही डर के मारे वहीं खड़ी रह गई। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ सेकंड में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। पूरा ब्लैक मैंशन अंधेरे में डूब चुका था। कुछ सेकंड पहले तक जहां रोशनी थी, वहां अब सिर्फ गोलियों की आवाजें और लोगों की चीखें गूंज रही थीं। गार्ड इधर उधर भाग रहे थे। बैकअप पावर चालू करो, मुख्य गेट बंद कर दो, कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। आदेशों की आवाजें पूरे महल में गूंज रही थीं। लेकिन उसी अंधेरे में आरोही बिल्कुल अकेली खड़ी थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसकी धड़कनें भी कोई सुन लेगा। अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। आरोही डर के मारे चीखने ही वाली थी कि एक धीमी आवाज सुनाई दी, चुप, अगर जिंदा रहना है तो एक शब्द भी मत बोलना। वह आवाज एड्रियन की थी। तुम मेरे पीछे रहो। एड्रियन ने एक हाथ में पिस्तौल पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से आरोही को अपने पीछे कर लिया।
उसी समय नहाए एक गोली सीधे उनकी तरफ चली। एड्रियन ने तुरंत आरोही को अपनी तरफ खींच लिया। गोली पीछे लगी संगमरमर की दीवार से टकराए, पत्थरों के टुकड़े हवा में बिखर गए। आरोही का पूरा शरीर कांप उठा। उसने पहली बार किसी को अपनी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते देखा था। क्या ये लोग मुझे भी मार देंगे? एड्रियन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। अगर उन्हें मौका मिला तो हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि अब तुम सिर्फ आरोही नहीं हो। उद्धरण चिन्ह ... तुम एड्रियन ब्लैक की पत्नी हो। इतना कहते ही एड्रियन ने सामने छिपे 2 हमलावरों पर लगातार 3 गोलियां चलाईं। दोनों वहीं गिर पड़े, लेकिन तभी महल की दूसरी मंजिल से एक तेज हंसी सुनाई दी। वाह एड्रियन, अभी भी निशाना नहीं भूले। एड्रियन का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने ऊपर देखा। रेलिंग पर काले कपड़ों में एक लंबा आदमी खड़ा था। चेहरे पर काला मास्क, हाथ में स्नाइपर राइफल और आंखों में खतरनाक मुस्कान। विक्टर, एड्रियन ने दांत भींचते हुए कहा। आरोही ने पहली बार यह नाम सुना। कौन है ये? एड्रियन की नजर उस आदमी से नहीं हटी। दुनिया का सबसे खतरनाक सुपारी किलर। उद्धरण चिन्ह ... और मेरा सबसे पुराना दुश्मन। विक्टर जोर से हंसा। दुश्मन नहीं एड्रियन, मैं तो सिर्फ तुम्हारा अधूरा अतीत हूँ। इतना कहकर उसने अपनी राइफल का निशाना आरोही की तरफ कर दिया। आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हिल भी नहीं पा रही थी। एड्रियन समझ चुका था कि विक्टर का असली निशाना वही है। विक्टर मुस्कुराया। आज फैसला तुम करोगे एड्रियन। या तो अपनी पत्नी को बचाओ या अपने साम्राज्य को। उसी समय महल के दूसरे हिस्से में जोरदार धमाका हुआ। एड्रियन के गार्ड चिल्लाने लगे, सर, हथियारों का गोदाम उड़ गया। आग की लपटें आसमान तक उठने लगीं। महल का आधा हिस्सा जलने लगा। एड्रियन कुछ सेकंड के लिए उलझ गया। अगर वह गोदाम बचाने जाता तो आरोही मर सकती थी। अगर वह आरोही को बचाता तो उसका पूरा माफिया साम्राज्य खत्म हो सकता था। विक्टर मुस्कुराते हुए बोला, चुनो एड्रियन, ताकत, उद्धरण चिन्ह ... या प्यार। एड्रियन ने बिना एक पल गंवाए अपना फैसला कर लिया। वह पूरी ताकत से दौड़कर आरोही के सामने खड़ा हो गया। और उसी पल नहाए गोली चल गई। गोली किसे लगी? आरोही को या एड्रियन ने अपने सीने पर गोली खा ली? नहाए गोली चलने की आवाज पूरे ब्लैक मैंशन में गूंज उठी। आरोही ने डरकर अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत हो गया। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसके सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें रुक गईं। एड्रियन उसके सामने खड़ा था। उसके कंधे से लगातार खून बह रहा था। गोली उसके सीने में नहीं बल्कि बाएं कंधे को चीरती हुई निकल गई थी। आरोही की आंखों से आंसू बह निकले। एड्रियन, वह दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे संभाल लिया। एड्रियन दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा था, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जिस आदमी को वह अब तक पत्थर दिल समझती थी, वही आदमी उसकी जान बचाने के लिए गोली खा चुका था। ऊपर खड़ा विक्टर जोर जोर से हंसने लगा। वाह एड्रियन, आखिरकार तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी मुझे मिल ही गई। एड्रियन ने दर्द में भी अपनी पिस्तौल उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चलाता, विक्टर धुएं का बम फेंककर गायब हो गया। पूरा हॉल सफेद धुएं से भर गया। कुछ मिनट बाद जब धुआं छटा, विक्टर वहां नहीं था। सिर्फ उसकी आवाज स्पीकर पर गूंज रही थी। आज तो मैं सिर्फ याद दिलाने आया था, असली खेल अभी शुरू होगा एड्रियन। गार्ड तुरंत एड्रियन को मेडिकल रूम में ले गए। डॉक्टर ने उसकी गोली निकाल दी। सर, गोली ज्यादा अंदर नहीं गई थी, आप खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर के जाने के बाद कमरे में सिर्फ 2 लोग रह गए, एड्रियन और आरोही। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर आरोही ने धीरे से पूछा, तुमने मेरे लिए अपनी जान क्यों दांव पर लगा दी? एड्रियन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार नरमी थी। क्योंकि मैंने किसी से एक वादा किया था। किससे? तुम्हारे पिता से। आरोही चौंक गई। मेरे पापा से। एड्रियन ने सिर हिलाया। उन्होंने मरने से पहले मेरा हाथ पकड़कर कहा था, अगर कभी मेरी बेटी पर खतरा आए तो उसकी रक्षा अपनी जान देकर भी करना। आरोही की आंखें भर आईं। लेकिन मेरे पापा की मौत कैसे हुई? ये सुनते ही एड्रियन का चेहरा बदल गया। उसने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे पिता की मौत एक सड़क दुर्घटना नहीं थी। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। तो फिर? एड्रियन ने गहरी सांस ली। उनका कत्ल हुआ था। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरोही के हाथ कांपने लगे। किसने? एड्रियन ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द था। जिस आदमी ने आज इस महल पर हमला किया,
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विक्टर उसी के लिए काम करता है। आरोही का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब, मेरे पापा का असली कातिल अभी भी जिंदा है, एड्रियन ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, और वह सिर्फ तुम्हारे पिता का दुश्मन नहीं, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी संगठन का मुखिया है। इतना कहते ही एड्रियन ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसने तस्वीर आरोही के हाथ में रखी। तस्वीर में 3 लोग खड़े थे, एक उसके पिता, दूसरा एड्रियन, और तीसरा, जिसके चेहरे पर लाल रंग का क्रॉस बना हुआ था। तस्वीर के पीछे सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, उसे कभी माफ मत करना। आरोही तस्वीर को देखती रह गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह तस्वीर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच खोलने वाली थी। आरोही के हाथ कांप रहे थे। उसकी नजर बार बार उस पुरानी तस्वीर पर जा रही थी। उसने धीरे धीरे तस्वीर पलटी। पीछे एक तारीख लिखी थी, 15 जुलाई 2007। आरोही चौंक गई। यह तो मेरे जन्म से कुछ ही दिन पहले की तारीख है। उसने एड्रियन की तरफ देखा। इस तस्वीर में तीसरा आदमी कौन है? एड्रियन कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, उसका असली नाम किसी को नहीं पता। दुनिया उसे सिर्फ एक नाम से जानती है, रेड ड्रैगन। ये नाम सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। एड्रियन पहली बार बेचैन दिखाई दिया। वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बारिश अब भी हो रही थी। कुछ देर बाद उसने कहना शुरू किया, आज से लगभग 20 साल पहले मैं, तुम्हारे पिता और रेड ड्रैगन एक ही मिशन पर थे। आरोही हैरानी से उसे देखती रही। लेकिन मिशन के दौरान रेड ड्रैगन ने करोड़ों रुपये और ताकत के लिए अपने ही साथियों से गद्दारी कर दी। उसने दर्जनों निर्दोष लोगों की हत्या कर दी और सारा इल्जाम तुम्हारे पिता पर डाल दिया। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। एड्रियन ने सिर हिलाया। मुझे पता है, इसलिए तुम्हारे पिता ने अपनी जान की परवाह किए बिना सारे सबूत इकट्ठा किए। लेकिन सबूत अदालत तक पहुंचते उससे पहले, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, उनकी हत्या कर दी गई। आरोही वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी। साधारण शिक्षक समझती थी, वह एक बहादुर अधिकारी निकला, और उसकी मौत एक हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी हत्या थी। उसी समय महल के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें से एक लड़की उतरी, काले कपड़े, तेज नजरें और कमर पर बंधी 2 पिस्तौलें। गार्ड तुरंत सतर्क हो गए। मैडम, आप बिना सूचना के। लड़की मुस्कुराई। एड्रियन कहाँ है? सर घायल हैं। लड़की का चेहरा एक पल में बदल गया। किसने किया? विक्टर ने। उसने बिना कुछ कहे महल के अंदर कदम रख दिया। कुछ ही मिनटों बाद वह सीधे एड्रियन के कमरे में पहुंची। जैसे ही उसने आरोही को देखा, वह रुक गई। तो यही है एड्रियन की पत्नी। आरोही ने भी उसे गौर से देखा। आप कौन है? लड़की मुस्कुराई। मेरा नाम एलेना है। मैं पिछले 10 साल से एड्रियन के साथ हूँ। ये सुनते ही आरोही का दिल बैठ गया। 10 साल। उसके मन में एक अजीब सी जलन उठी। क्या एलेना सिर्फ एड्रियन की साथी थी, या उससे भी ज्यादा कुछ? एलेना ने एड्रियन की तरफ देखकर कहा, तुमने आखिर शादी कर ही ली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह लड़की इस दुनिया में ज्यादा दिन जिंदा रह पाएगी। आरोही को उसकी बात बुरी लगी। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। एलेना हल्का सा हंसी। कमजोरी की बात नहीं है। तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, कि रेड ड्रैगन तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है। आरोही चौंक गई। क्या मतलब? एलेना ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि तुम्हारे पास वह चीज है जिसके लिए पूरी अंडरवर्ल्ड पिछले 19 साल से एक दूसरे का खून बहा रही है। आरोही हैरान रह गई। लेकिन मेरे पास ऐसा क्या है? एलेना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें खुद भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारे शरीर पर एक ऐसा जन्म चिन्ह है जो एक गुप्त खजाने की आखिरी चाबी है। ये सुनते ही एड्रियन अचानक खड़ा हो गया। एलेना, बस। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरोही की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य उसके सामने आ चुका था। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। आरोही की नजर बार बार एलेना पर टिक गई। तुमने अभी क्या कहा? एलेना ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मैंने वही कहा जो सच है। तुम्हारे दाएं कंधे के पीछे आधे चांद जैसा एक जन्म चिन्ह है ना? आरोही एकदम सन्न रह गई। ये बात तो सिर्फ उसकी माँ जानती थी। एलेना को इसके बारे में कैसे पता था? तुम मेरे बारे में इतना सब कैसे जानती हो? एलेना कुछ बोलती उससे पहले ही एड्रियन ने सख्त आवाज में कहा, बस एलेना, अभी नहीं। लेकिन एलेना चुप नहीं हुई। कब तक सच छिपाओगे एड्रियन? जब तक इसे सच पता चलेगा।
तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। आरोही गुस्से से एड्रियन के सामने आ गई। अब कोई मुझसे कुछ नहीं छिपाएगा। पहले मेरे पापा, फिर मेरी शादी, अब ये जन्मचिन्ह, आखिर मैं हूं कौन? एड्रियन ने गहरी सांस ली। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, गार्डों को बाहर जाने का इशारा किया। अब कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, एड्रियन, एलेना और आरोही। एड्रियन धीरे धीरे बोला, लगभग 19 साल पहले भारत, रूस और दुबई के कुछ सबसे ताकतवर अपराधी संगठनों ने मिलकर एक गुप्त तिजोरी बनाई थी। उस तिजोरी में सिर्फ सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि ऐसे दस्तावेज थे जो पूरी अंडरवर्ल्ड की जड़ें हिला सकते थे। आरोही ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उस तिजोरी को खोलने के लिए 3 चाबियां बनाई गईं। 2 चाबियां धातु की थीं, और तीसरी। एड्रियन कुछ पल के लिए रुक गया। उद्धरण चिन्ह ... एक इंसान था। आरोही हैरानी से बोली, इंसान? एलेना ने सिर हिलाया। हाँ, उस इंसान के शरीर पर एक खास निशान बनाया गया था। वही आखिरी चाबी था। आरोही के हाथ अपने आप कंधे की तरफ चले गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये सब झूठ है, एड्रियन ने दुख भरी आवाज में कहा। काश ये झूठ होता। उसी समय महल के बाहर एक काली हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उतर रही थी। उसमें से 5 नकाबपोश लोग नीचे उतरे। उनके बीच में एक लंबा आदमी था। उसने काला ओवरकोट पहन रखा था। उसका चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह मुस्कुराया। तो आखिरकार लड़की को सच पता चल गया। उसके पास खड़े विक्टर ने पूछा, सर, क्या आज रात हमला कर दें? उस आदमी ने सिर हिलाया। नहीं, मैं चाहता हूं कि एड्रियन पहले उससे प्यार करे। उद्धरण चिन्ह ... फिर मैं उसे उससे हमेशा के लिए छीन लूं। विक्टर के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। जैसा आपका आदेश। तभी उस आदमी ने अपना मास्क थोड़ा ऊपर उठाया। उसके गाल पर आग जैसा लाल ड्रैगन बना हुआ था। विक्टर ने झुककर कहा, वेलकम बैक। उद्धरण चिन्ह ... रेड ड्रैगन। उसी समय महल के अंदर आरोही अचानक चक्कर खाकर गिरने लगी। एड्रियन ने तुरंत उसे संभाल लिया। जैसे ही उसने आरोही का हाथ पकड़ा, आरोही के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। एक जलता हुआ घर, गोलियों की आवाज, उसके पिता किसी से लड़ रहे थे, और फिर एक आदमी जिसके चेहरे पर लाल ड्रैगन का निशान था। वह मुस्कुरा रहा था। आरोही जोर से चीखी, पापा, और बेहोश होकर एड्रियन की बाहों में गिर पड़ी। एड्रियन का चेहरा पहली बार डर से भर गया। उसने धीरे से कहा, नहीं, इतनी जल्दी इसकी यादें वापस नहीं आ सकती। कमरे में खड़ी एलेना भी घबरा गई। अगर इसे सब कुछ याद आ गया, उद्धरण चिन्ह ... तो रेड ड्रैगन इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। महल के मेडिकल रूम में मशीनों की बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। आरोही बेहोश बिस्तर पर लेटी थी। उसके माथे पर पसीना था। वह नींद में भी बार बार एक ही नाम बड़बड़ा रही थी, पापा, पापा। एड्रियन उसके सिरहाने खड़ा था। उसने पहली बार अपना सारा काम छोड़ दिया था। उसकी नजरें सिर्फ आरोही पर थीं। तभी डॉक्टर कमरे से बाहर निकला। सर, इन्हें कोई शारीरिक चोट नहीं है, लेकिन लगता है कि इनके दिमाग में दबी हुई पुरानी यादें वापस आने लगी हैं। एड्रियन का चेहरा गंभीर हो गया। क्या ये सब कुछ याद कर सकती है? डॉक्टर ने धीमे से कहा, अगर ऐसा हुआ तो इनके लिए यह बहुत बड़ा मानसिक झटका होगा। डॉक्टर चला गया। कमरे में सिर्फ एड्रियन और एलेना रह गए। एलेना ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इसे सच बता दो। एड्रियन ने खिड़की के बाहर देखते हुए जवाब दिया, अगर इसे सच पता चल गया तो यह मुझसे नफरत करेगी, और अगर नहीं बताया तो शायद यह मर जाएगी। दोनों चुप हो गए। उधर आरोही अपने सपने में थी। उसे लगा जैसे वह फिर से 5 साल की बच्ची बन गई है। एक छोटा सा घर, उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। उसके पिता मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठाते हैं। मेरी बहादुर बेटी, आरोही खिलखिलाकर हंस पड़ती है। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका होता है। धड़ाम। 4 हथियारबंद लोग घर के अंदर घुस आते हैं। उसकी माँ चीख उठती है। उसके पिता तुरंत एक लोहे की अलमारी खोलते हैं और उसमें से एक काला बैग निकालते हैं। वह बैग आरोही को नहीं देते, बल्कि कमरे की दीवार में बनी एक गुप्त जगह में छिपा देते हैं। फिर वह झुककर आरोही के कान में कहते हैं, अगर कभी मैं वापस ना आऊं तो सिर्फ एड्रियन पर भरोसा करना। इतना कहते ही धाए एक गोली चलती है। आरोही चीखते हुए जाग जाती है। नहीं, उसकी तेज चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। एड्रियन तुरंत उसके पास आया। आरोही, क्या हुआ? आरोही की सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मुझे सब याद आने लगा है। एड्रियन एकदम शांत हो गया।
क्या याद आया? आरोही ने कांपती आवाज में कहा। मेरे पापा ने मरने से पहले तुम्हारा नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ तुम पर भरोसा करना। एड्रियन ने आंखें बंद कर ली। वह पल जिसे वह सालों से टाल रहा था अब सामने खड़ा था। आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब मुझसे झूठ मत बोलना। क्या तुम मेरे पापा के दोस्त थे या उनकी मौत की वजह? एड्रियन कुछ बोलने ही वाला था कि ट्रिंग ट्रिंग उसका सैटेलाइट फोन बज उठा। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था। अननोन। एड्रियन ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई। 13 साल तक तुमने उसे मुझसे छिपाकर रखा एड्रियन, लेकिन अब खेल खत्म हो गया है। एड्रियन ने दांत भींच लिए। रेड ड्रैगन। फोन के दूसरी तरफ धीमी हंसी सुनाई दी। अगले 24 घंटे में लड़की को मेरे हवाले कर दो, वरना इस बार सिर्फ तुम्हारा महल नहीं जलेगा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वह आवाज बोली, पूरा शहर जलेगा। कॉल कट गई। एड्रियन की मुठियां कस गई। अब ये लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं रही थी, यह मासूम लोगों की जिंदगी बचाने की जंग बन चुकी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया था। एड्रियन के हाथ में अभी भी फोन था। उसकी उंगलियां इतनी जोर से फोन को पकड़े थी कि उसकी नसें साफ दिखाई दे रही थीं। आरोही ने उसकी तरफ देखा। किसका फोन था? एड्रियन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे खिड़की के पास गया और बारिश में डूबे शहर को देखने लगा। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली। रेड ड्रैगन का। आरोही की धड़कन तेज हो गई। उसने क्या कहा? एड्रियन धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में पहली बार डर था। उसने मुझे 24 घंटे दिए हैं। अगर मैंने तुम्हें उसके हवाले नहीं किया, उद्धरण चिन्ह ... तो वह पूरे शहर में बम धमाके करवा देगा। आरोही कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, कितने लोग मर सकते हैं? एड्रियन ने नजरें झुका ली। हजारों। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। आरोही धीरे धीरे खिड़की तक गई। नीचे सड़क पर लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को नहीं पता था कि अगले 24 घंटे उनकी जिंदगी के आखिरी भी हो सकते हैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगर मेरी वजह से इतने लोग मर जाएं, तो मैं खुद उसके पास चली जाऊंगी। एड्रियन बिजली की तरह उसकी तरफ मुड़ा। ऐसी बात दोबारा मत कहना। लेकिन कोई लेकिन नहीं। पहली बार एड्रियन की आवाज इतनी ऊंची थी कि कमरे की दीवारें तक कांप उठीं। मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था, और एड्रियन ब्लैक अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। उसी समय महल के नीचे बने कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मची हुई थी। बड़ी बड़ी स्क्रीन पर शहर के अलग अलग इलाकों की लाइव फुटेज दिखाई दे रही थी। एलेना तेजी से अंदर आए। रिपोर्ट। एक तकनीकी विशेषज्ञ बोला, मैम, हमने शहर में रेड ड्रैगन के लगभग 30 लोगों की लोकेशन ट्रेस की है, लेकिन उनका मुख्य ठिकाना अब भी नहीं मिला। तभी एक दूसरा अधिकारी बोला, सर, एक और समस्या है। एड्रियन अंदर आया। क्या हुआ? हमारे नेटवर्क में कोई अंदर से जानकारी लीक कर रहा है। पूरा कमरा शांत हो गया। मतलब, ब्लैक संगठन में कोई गद्दार था, कोई ऐसा जो एड्रियन की हर योजना रेड ड्रैगन तक पहुंचा रहा था। एड्रियन ने सबकी तरफ देखा। आज से कोई भी किसी पर भरोसा नहीं करेगा। रात के 2 बजे। आरोही को नींद नहीं आ रही थी। वह चुपचाप अपने कमरे की बालकनी में आ गई। बारिश रुक चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, नींद नहीं आ रही? आरोही ने मुड़कर देखा। एड्रियन 2 कप कॉफी लेकर खड़ा था। उसने एक कप उसकी तरफ बढ़ाया। लो। आरोही ने कप ले लिया। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ बोले आसमान की तरफ देखते रहे। फिर आरोही मुस्कुराए। तुम हमेशा इतने चुप रहते हो। एड्रियन भी हल्का सा मुस्कुराया। बचपन में बहुत बोलता था। फिर क्या हुआ? उसने दूर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जिस दिन मैंने अपने परिवार को खोया, उद्धरण चिन्ह ... उस दिन मेरी हंसी भी मर गई। आरोही पहली बार उसकी आंखों में छिपा दर्द महसूस कर रही थी। उसे समझ आने लगा था कि यह आदमी सिर्फ एक माफिया किंग नहीं, बल्कि अपने अतीत का कैदी भी है। उसी समय महल की छत पर खड़ा एक साया दूरबीन से उन दोनों को देख रहा था। उसने मुस्कुराकर अपने ईयरपीस में कहा, सर, लगता है दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। दूसरी तरफ से रेड ड्रैगन की आवाज आई, अच्छा है, क्योंकि जब दिल टूटता है, उद्धरण चिन्ह ... तब इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। साया बोला, क्या मैं अभी हमला कर दूं? रेड ड्रैगन कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, ऑपरेशन ब्लैक वेडिंग। ये शब्द सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। उसे पता था, अगली सुबह ब्लैक मैंशन में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह के 5 बज रहे थे। पूरे ब्लैक मैंशन में असामान्य शांति थी।
लेकिन एड्रियन को पता था, ये तूफान आने से पहले की शांति है। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। वह अपने ऑफिस में बैठा शहर का नक्शा देख रहा था। उसके सामने दर्जनों फाइलें खुली हुई थीं। तभी दरवाजा खुला। एलेना अंदर आए। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बुरी खबर है। एड्रियन ने सिर उठाया। अब क्या हुआ? एलेना ने एक टैबलेट उसकी तरफ बढ़ाया। हमारे 3 सुरक्षित ठिकानों पर एक साथ हमला हुआ है। और वह कुछ सेकंड रुकी। हमने अपने 5 सबसे भरोसेमंद लोगों को खो दिया। एड्रियन की आंखें ठंडी पड़ गईं। यह कोई साधारण हमला नहीं था। कोई अंदर से जानकारी दे रहा था। उधर आरोही अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था। मेरे पापा आखिर क्या छिपा रहे थे? उसी समय उसे अचानक कुछ याद आया। वह बचपन में एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया से खेला करती थी। उस गुड़िया को उसके पिता हमेशा बहुत संभाल कर रखते थे। एक बार जब उसने पूछा था, पापा ये गुड़िया इतनी खास क्यों है, तो उसके पिता मुस्कुराकर बोले थे, क्योंकि इसमें एक ऐसा राज है जो एक दिन तुम्हारी जान बचाएगा। आरोही अचानक खड़ी हो गई। गुड़िया। उसे याद आया कि वह गुड़िया अभी भी उसकी माँ के पुराने घर में होगी। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर एक परित्यक्त फैक्ट्री के अंदर रेड ड्रैगन अपने आदमियों के बीच खड़ा था। उसके सामने शहर का बड़ा नक्शा लगा हुआ था। विक्टर उसके पास खड़ा था। सर, सब तैयार है। रेड ड्रैगन मुस्कुराया। आज का दिन याद रखा जाएगा। उसने नक्शे पर उंगली रखी। वह जगह थी ब्लैक मैंशन। ऑपरेशन ब्लैक वेडिंग शुरू करो। दोपहर के करीब एड्रियन और आरोही एक गाड़ी में बैठकर उसकी माँ के पुराने घर की तरफ जा रहे थे। आरोही ने पूछा, अगर वह गुड़िया सच में वहां हुई तो? एड्रियन ने सड़क पर नजर रखते हुए कहा, तो शायद हमें तुम्हारे पिता का सबसे बड़ा रहस्य मिल जाएगा। करीब 1 घंटे बाद वे पुराने घर पहुंचे। घर कई सालों से बंद पड़ा था। चारों तरफ धूल जमी हुई थी। आरोही का दिल भर आया। यहीं उसने अपना बचपन बिताया था। वह धीरे धीरे अपने पुराने कमरे में गई। कमरा वैसा ही था जैसा उसने सालों पहले छोड़ा था। अलमारी, पुरानी किताबें और एक कोने में रखा लकड़ी का बक्सा। उसने बक्सा खोला। अंदर वही पुरानी गुड़िया रखी थी। उसके हाथ कांपने लगे। यही है। एड्रियन ने गुड़िया ली और ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ छिपा हुआ है। उसने सावधानी से उसे खोला। अंदर से एक छोटी धातु की चाबी निकली और एक मुड़ा हुआ कागज। आरोही ने जल्दी से कागज खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा हो उसी से सबसे ज्यादा सावधान रहना। एड्रियन का चेहरा गंभीर हो गया। ये तुम्हारे पिता का संदेश है। लेकिन तभी धड़ाम, घर की खिड़की का शीशा टूट गया। एक धुआं बम कमरे के अंदर आ गिरा। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा धुएं से भर गया। नीचे झुको, एड्रियन चिल्लाया। बाहर से गोलियों की आवाज आने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आरोही ने घबराकर एड्रियन का हाथ पकड़ लिया। तभी धुएं के बीच से एक नकाबपोश आदमी अंदर घुसा। उसने सीधे आरोही की तरफ बंदूक तान दी और मुस्कुराकर बोला, आखिरकार मिल ही गई चाबी। धुएं से पूरा कमरा भर चुका था। आरोही को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में जलन होने लगी। तभी एड्रियन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरे पीछे रहो। अगले ही पल धाए धाए 2 गोलियां चली। धुएं के बीच से एक आदमी चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। 4 नकाबपोश लोग घर के अंदर घुस चुके थे। उनका निशाना सिर्फ एक था, आरोही। एड्रियन ने अपनी पिस्तौल खाली होते ही दूसरी मैगजीन लगा दी। एलेना, उसने ईयरपीस में चिल्लाकर कहा, हम पर हमला हुआ है, तुरंत बैकअप भेजो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर सिर्फ खरखराहट की आवाज सुनाई दी और संपर्क टूट गया। एड्रियन का चेहरा गंभीर हो गया। हमारा कम्युनिकेशन जाम कर दिया गया है। उसी समय एक नकाबपोश आदमी ने पीछे से आरोही का हाथ पकड़ लिया। चलो हमारे साथ। आरोही पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगी। मुझे छोड़ दो। उसने पास पड़ी लकड़ी की कुर्सी उठाकर उस आदमी के सिर पर दे मारी। आदमी लड़खड़ाकर गिर पड़ा। एड्रियन ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश, अब तुम डरना छोड़ रही हो। लेकिन उसी पल पीछे से एक और हमलावर ने एड्रियन पर हमला कर दिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। घूंसों और लातों की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। आरोही ने देखा, हमलावर के हाथ में चाकू चमक रहा था। वह दौड़कर पहुंची और पास रखा पीतल का फूलदान उठाकर उसके सिर पर दे मारा। ठाक, हमलावर बेहोश होकर गिर गया। एड्रियन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुमने मेरी जान बचा ली। आरोही ने पहली बार बिना डरे कहा। अब हिसाब बराबर हो गया।
दोनों की आंखें मिली। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे बाहर की गोलियां और शोर सब गायब हो गए हों। लेकिन तभी बाहर से एक तेज आवाज आई, सर जल्दी बाहर आइए। ब्लैक संगठन के गार्ड पहुंच चुके थे। कुछ ही मिनटों में सभी हमलावर या तो मारे गए या भाग निकले। एड्रियन ने एक घायल हमलावर का मास्क उतारा। चेहरा देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। नहीं, आरोही ने पूछा, क्या हुआ? एड्रियन ने धीमी आवाज में कहा, ये रेड ड्रैगन का आदमी नहीं है, यह मेरा ही गार्ड है। आरोही चौंक गई। मतलब हमारे बीच सचमुच एक गद्दार है। तभी एलेना वहां पहुंची। एड्रियन, वह दौड़कर आए। तुम ठीक हो? एड्रियन ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा संपर्क क्यों टूट गया था? एलेना ने जवाब दिया, किसी ने हमारे पूरे नेटवर्क को हैक कर दिया था। उसने घायल गार्ड का चेहरा देखा और अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो सिक्योरिटी टीम का कैप्टन रयान है। रयान, वही आदमी जो पिछले 8 साल से एड्रियन की सुरक्षा का जिम्मेदार था। आरोही ने अविश्वास से पूछा, यानी जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे? एड्रियन ने धीमी आवाज में कहा, उद्धरण चिन्ह ... वही हमें धोखा दे रहा था। उसी समय रयान ने घायल हालत में हंसना शुरू कर दिया। हाँ, उसके होठों से खून बह रहा था, फिर भी वह मुस्कुरा रहा था। एड्रियन उसके पास झुका। रेड ड्रैगन कहाँ है? रयान ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा एक कदम पीछे रहे एड्रियन। जिस दिन तुमने आरोही से शादी की, उद्धरण चिन्ह ... उसी दिन तुम हार गए थे। एड्रियन ने उसका कॉलर पकड़ लिया। साफ साफ बोल। रयान ने कांपते हाथ से अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। उसकी लाल बत्ती जल रही थी। एड्रियन की आंखें फैल गईं। नहीं, रयान आखिरी बार मुस्कुराया। ब्लैक मैंशन में 5 बम लगाए जा चुके हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इतना कहते ही रयान की गर्दन एक तरफ झुक गई। वह मर चुका था। कमरे में खामोशी छा गई। एड्रियन ने तुरंत रिमोट की स्क्रीन देखी। उस पर सिर्फ एक संख्या चमक रही थी, 9:59। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में ब्लैक मैंशन उड़ने वाला था। ब्लैक मैंशन काउंटडाउन 9:59, 9:58, 9:57। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नजर उस छोटे से रिमोट पर टिक गई। एलेना ने घबराकर कहा, हे भगवान, अगर यह सच है तो पूरे महल में मौजूद 300 से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। एड्रियन ने बिना एक पल गंवाए आदेश दिया, पूरे महल को तुरंत खाली करवाओ, बम स्क्वाड को बुलाओ और किसी भी कीमत पर कोई घबराहट नहीं फैलनी चाहिए। गार्ड दौड़ पड़े। पूरा ब्लैक संगठन हरकत में आ गया। लेकिन एड्रियन जानता था, रेड ड्रैगन कभी इतनी आसान चाल नहीं चलता। आरोही अभी भी रिमोट को देख रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, अगर हम समय पर बम नहीं ढूंढ पाए तो? एड्रियन उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ निश्चय था। तो मैं आखिरी इंसान तक लोगों को बाहर निकालूंगा और मैं सबसे आखिर में बाहर जाऊंगा। आरोही का दिल कस गया। वह समझ गई, यह आदमी अपनी जान से ज्यादा दूसरों की जिंदगी की परवाह करता है। ब्लैक मैंशन 5 मिनट बाद पूरे महल में सायरन बज रहे थे। नौकर, गार्ड, मेहमान, सबको बाहर निकाला जा रहा था। लेकिन तभी कंट्रोल रूम से आवाज आई, सर, बड़ी समस्या है। एड्रियन दौड़कर कंट्रोल रूम पहुंचा। क्या हुआ? एक इंजीनियर ने कांपती उंगलियों से स्क्रीन की तरफ इशारा किया। सर, हमें सिर्फ 4 बम मिले हैं, 5वां बम अभी तक नहीं मिला। काउंटडाउन 5:12। एलेना ने दांत भींच लिए। मतलब 5वां बम सबसे खतरनाक जगह पर छिपाया गया है। उसी समय आरोही के दिमाग में अचानक एक बात कौन थी। उसे बचपन की एक घटना याद आई। जब वह पहली बार इस महल में आई थी, उसे नीचे बेसमेंट में एक बड़ा सा पुराना घड़ीघर दिखाई दिया था। उसके पिता ने कभी कहा था, सबसे खतरनाक राज हमेशा सबसे पुरानी चीज में छिपता है। आरोही अचानक चिल्लाए, एड्रियन, मुझे पता है, 5वां बम पुराने क्लॉक टॉवर में हो सकता है। एड्रियन एक पल के लिए उसे देखता रहा, फिर बिना कोई सवाल पूछे दौड़ पड़ा। क्लॉक टॉवर महल के सबसे पुराने हिस्से में धूल जमी हुई थी। सालों से वहां कोई नहीं आया था। घड़ी बंद पड़ी थी, लेकिन टिक 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 धीमी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। एड्रियन ने टॉर्च जलाई और तभी घड़ी के अंदर लाल रंग की चमक दिखाई दी। बम काउंटडाउन 2:41। एलेना ने घबराकर कहा, समय नहीं है, इसे यहीं छोड़ देते हैं। एड्रियन ने सिर हिलाया, नहीं, अगर यह यहीं फटा, उद्धरण चिन्ह ... तो पूरा महल गिर जाएगा। उसने दोनों हाथों से बम निकाला। वह उम्मीद से कहीं ज्यादा
भारी था। आरोही ने उसकी तरफ देखा। तुम क्या करने वाले हो? एड्रियन ने हल्की मुस्कान दी। इसे नदी तक ले जाऊंगा। नहीं, आरोही लगभग चीख पड़ी। तुम्हारे पास समय नहीं है। काउंटडाउन 1:35। एड्रियन ने उसकी आंखों में देखा। अगर मुझे कुछ हो जाए, उद्धरण चिन्ह ... तो डायरी का आखिरी पन्ना जरूर पढ़ना। ये कहकर वह बम लेकर दौड़ पड़ा। आरोही की आंखों से आंसू बह निकले। एड्रियन, वापस आओ। लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। उसी समय महल की छत पर दूरबीन लगाए एक आदमी यह सब देख रहा था। वह मुस्कुराया और अपने ईयरपीस में बोला, सर, सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। दूसरी तरफ से रेड ड्रैगन की ठंडी आवाज आई, नहीं, असली योजना अभी शुरू हुई है। उन्हें बता दो, उद्धरण चिन्ह ... कि बम 5 नहीं 6 हैं। वह आदमी जोर से हंस पड़ा। उसी समय कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर एक नई लाल बत्ती जल उठी। वार्निंग, डिवाइस 6 एक्टिवेटेड। एलेना का चेहरा सफेद पड़ गया। एड्रियन, उद्धरण चिन्ह ... हमारे साथ धोखा हो गया। रात के सन्नाटे में सायरन लगातार बज रहे थे। पूरे ब्लैक मैंशन में भगदड़ मची हुई थी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए बाहर भाग रहा था। लेकिन एड्रियन अपने हाथों में बम लिए महल के पिछले दरवाजे से बाहर दौड़ रहा था। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, रात के 12:58। रात के 12:57। हर सेकंड मौत उसकी तरफ बढ़ रही थी। पीछे से आरोही भी दौड़ रही थी। एड्रियन, रुक जाओ। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। लेकिन एड्रियन ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अगर वह रुकता तो सैकड़ों लोग मर जाते। उधर कंट्रोल रूम में एलेना की नजर अचानक एक स्क्रीन पर पड़ी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, एक इंजीनियर घबराकर बोला, मैम, छठा बम एक्टिव हो चुका है। लेकिन उसकी लोकेशन नहीं मिल रही। एलेना ने सिस्टम में जूम किया। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें फैल गईं। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? इंजीनियर ने पूछा, क्या हुआ? एलेना की आवाज कांप रही थी। छठा बम, उद्धरण चिन्ह ... महल में नहीं है तो कहाँ है? एलेना ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह ... एड्रियन की कार के नीचे। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। उधर एड्रियन नदी की तरफ दौड़ रहा था। उसकी कार बस कुछ ही मीटर दूर खड़ी थी। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, उसके ईयरपीस में एलेना की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, एड्रियन, कार में मत बैठना, कार के नीचे भी बम है। एड्रियन वहीं रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने नीचे झुककर देखा। कार के नीचे सचमुच एक और टाइम बम लगा था। काउंटडाउन, रात के 12:31। अब उसके सामने 2 बम थे, एक हाथ में, दूसरा कार के नीचे, और समय सिर्फ 30 सेकंड। आरोही भी वहां पहुंच चुकी थी। उसने एड्रियन की तरफ देखा। अब क्या करेंगे? एड्रियन कुछ पल तक सोचता रहा। फिर उसने अचानक अपना कोट उतारा। उसमें हाथ वाला बम लपेट दिया और पूरी ताकत से उसे नदी की तरफ फेंक दिया। छपाक, बम पानी में गिर गया। लेकिन कार के नीचे वाला बम अभी भी चालू था। रात के 12:14। एड्रियन तुरंत जमीन पर लेट गया। उसने बम तक हाथ पहुंचाया। उसके अंदर 3 तार दिखाई दिए, लाल, नीला और सफेद। आरोही घबराकर बोली, कौन सा तार काटोगे? एड्रियन ने धीरे से कहा, अगर गलत तार काटा, उद्धरण चिन्ह ... तो यही विस्फोट हो जाएगा। उसी समय कई किलोमीटर दूर रेड ड्रैगन एक बड़ी स्क्रीन पर यह सब लाइव देख रहा था। उसके हाथ में वाइन का गिलास था। वह मुस्कुराया, एड्रियन, तुम हमेशा दिल से फैसले लेते हो और इसी वजह से हार जाते हो। उसने विक्टर की तरफ देखा। 10 सेकंड, बस 10 सेकंड बाद, उद्धरण चिन्ह ... ब्लैक साम्राज्य खत्म। रात के 12:09। एड्रियन की उंगलियां कांप रही थीं। उसी पल आरोही की नजर बम के किनारे पर बने एक छोटे से चिन्ह पर पड़ी। वह चौंक गई। रुको, ये चिन्ह, मैंने इसे पहले भी देखा है। एड्रियन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कहाँ? आरोही की आंखें फैल गईं। मेरे पापा की डायरी में। उन्होंने लिखा था, अगर कभी ब्लैक स्कॉर्पियन का निशान दिखे तो कभी लाल तार मत काटना। काउंटडाउन, रात के 12:05। एड्रियन ने एक पल के लिए आरोही की आंखों में देखा। अब उसके पास सिर्फ एक फैसला लेने का समय था। रात के 12:04। उसने कटर उठाया और नीले तार की तरफ बढ़ा दिया। रात के 12:04। पूरी दुनिया जैसे थम गई थी। एड्रियन के हाथ में कटर था। उसकी आंखें बम पर थीं। आरोही की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसके होंठ कांप रहे थे। एड्रियन, मुझे यकीन है
लाल तार मत काटना। रात के 12:03। एड्रियन ने बिना कुछ कहे कटक को नीले तार पर रखा। रात के 12:02। चटक, नीला तार कट गया। एक पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। बम की स्क्रीन पर चल रहा टाइमर रुक गया। रात के 12:01। फिर स्क्रीन पर एक हरे रंग की लाइन चमकी। डिवाइस डिसआर्म्ड। आरोही ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर एड्रियन से लिपट गई। तुम ठीक हो? एड्रियन कुछ पल तक चुप रहा। उसने पहली बार अपने दोनों हाथों से आरोही को संभाला। मैंने कहा था, जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दोनों कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था। उसी समय नदी के बीच, जहां एड्रियन ने पहला बम फेंका था, अचानक पानी के अंदर से तेज रोशनी निकली। धड़ाम, एक भयानक विस्फोट हुआ। नदी का पानी कई मीटर ऊपर उछल गया। आसपास खड़ी नावें पलट गईं। विस्फोट की लहर इतनी तेज थी कि एड्रियन और आरोही भी जमीन पर गिर पड़े। आरोही ने घबराकर पूछा, अगर वह बम पानी में था, तो इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ? एड्रियन का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उसका मकसद हमें मारना नहीं था। तो फिर? एड्रियन ने नदी की तरफ देखा। वह हमारी नजर दूसरी तरफ करने के लिए था। तभी एलेना की आवाज ईयरपीस में गूंजी, एड्रियन, जल्दी महल वापस आओ। क्या हुआ? कोई उद्धरण चिन्ह ... कोई डायरी चुरा कर ले गया है। एड्रियन का चेहरा एकदम बदल गया। क्या तुम्हारे ऑफिस की तिजोरी तोड़ी गई है और राघव शर्मा की असली डायरी गायब है? आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब, मेरे पापा की डायरी? एलेना ने जवाब दिया, हाँ, और सीसीटीवी में सिर्फ एक आदमी दिखाई दिया है। कौन? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एलेना बोली, वह आदमी उद्धरण चिन्ह ... ब्लैक संगठन की वर्दी पहने हुए था। एड्रियन ने मुट्ठी भींच ली। गद्दार अभी भी उनके बीच था। ब्लैक मैंशन। कुछ देर बाद एड्रियन और आरोही वापस पहुंचे। पूरे ऑफिस को सील कर दिया गया था। तिजोरी खुली हुई थी। अंदर सिर्फ एक काला लिफाफा पड़ा था। उस पर लाल स्याही से लिखा था, अगर सच जानना है तो आधी रात को पुराने चर्च में अकेले आना। नीचे एक लाल ड्रैगन का निशान बना था। आरोही ने कांपती आवाज में पूछा, क्या ये जाल है? एड्रियन ने लिफाफा बंद किया। हाँ, लेकिन हमारे पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसी समय शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर बने पुराने चर्च के अंदर एक लंबा आदमी मोमबत्तियों के बीच खड़ा था। उसके हाथ में वही डायरी थी। उसने डायरी खोली, आखिरी पन्ना पढ़ा, और अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने गुस्से में डायरी बंद की। तो राघव ने मरने से पहले ये राज भी लिख दिया था। विक्टर ने पूछा, सर, अब क्या करेंगे? वह आदमी धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। पहली बार उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। उसके बाएं गाल पर लाल ड्रैगन का टैटू था, और उसकी दाहिनी आंख के नीचे पुराना गोली का निशान। वह ठंडी मुस्कान के साथ बोला, अब खेल खत्म होगा। इस बार एड्रियन नहीं, उद्धरण चिन्ह ... आरोही मेरे सामने घुटनों पर होगी। उसने डायरी का आखिरी पन्ना आग में फेंक दिया। मोमबत्ती की लौ तेज हुई, और उसी रोशनी में उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई देने लगा। यही था रेड ड्रैगन। आधी रात, घड़ी में ठीक 12 बजे बज रहे थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड बाद उस सुनसान पहाड़ी को रोशन कर रही थी, जहां 100 साल पुराना सेंट माइकल चर्च खड़ा था। चर्च इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर उगी काई और टूटी हुई खिड़कियां उसकी वीरानी बयां कर रही थीं। हवा चलती तो लकड़ी का मुख्य दरवाजा अपने आप चर्र चर्र की आवाज करता। ब्लैक एसयूवी चर्च से कुछ दूरी पर आकर रुकी। एड्रियन नीचे उतरा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ गड़बड़ है? एलेना ने पूछा। कैसे? रेड ड्रैगन कभी इतनी आसानी से मिलने के लिए नहीं बुलाता। आरोही भी गाड़ी से उतर गई। फिर भी हमें जाना होगा, क्योंकि मेरे पापा की डायरी उसके पास है। एड्रियन ने उसकी तरफ देखा। मेरे पीछे रहना। तीनों धीरे धीरे चर्च के अंदर दाखिल हुए। चर्च के अंदर सैकड़ों मोमबत्तियां जल रही थीं। बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी, और उस मेज पर राघव शर्मा की डायरी। आरोही की आंखें चमक उठीं। डायरी। वह उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन एड्रियन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। क्यों? इतनी आसानी से कोई अपनी सबसे कीमती चीज छोड़कर नहीं जाता। इतने में पूरे चर्च में ताली बजने की आवाज गूंज उठी। ठक ठक ठक, एक भारी आवाज अंधेरे से आए। शाबाश एड्रियन, तुम पहले से ज्यादा समझदार हो गए हो। धीरे धीरे एक आदमी मोमबत्तियों की रोशनी में आगे आया। काला लंबा कोट, चेहरे पर हल्की मुस्कान, और बाएं गाल पर लाल ड्रैगन का टैटू। रेड ड्रैगन।
आरोही की सांसें रुक गईं। यही वह इंसान था जिसने उसके पिता की जिंदगी बर्बाद की थी। रेड ड्रैगन ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई। उसकी नजर सीधे आरोही पर थी। तुम बिल्कुल अपने पिता जैसी दिखती हो। आरोही गुस्से से कांप उठी। मेरे पापा के कातिल। वह उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन एड्रियन ने उसे रोक लिया। नहीं। रेड ड्रैगन हंस पड़ा। देखा, आज भी तुम्हारी रक्षा वही कर रहा है। फिर उसने एड्रियन की तरफ देखा। तुमने अपना वादा निभाया, लेकिन अब वादा खत्म हो चुका है। रेड ड्रैगन ने मेज पर रखी डायरी उठाए। उसने एक पन्ना खोला। राघव बहुत समझदार था। मरने से पहले उसने सारी सच्चाई लिख दी। उसने डायरी से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखकर आरोही की आंखें फैल गईं। उस तस्वीर में उसके पिता, उसकी माँ, एड्रियन और रेड ड्रैगन भी साथ खड़ा था। चारों मुस्कुरा रहे थे। आरोही का दिमाग सुन्न पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? तुम लोग एक दूसरे को जानते थे? रेड ड्रैगन धीरे धीरे मुस्कुराया। जानते नहीं थे, हम एक ही टीम में थे। एड्रियन की मुट्ठियां भींच गईं। झूठ मत बोल। रेड ड्रैगन जोर से हंसा। सच हमेशा कड़वा होता है, एड्रियन। फिर उसने आरोही की तरफ देखा। तुम्हारे पिता मुझे अपना भाई कहते थे। ये सुनते ही आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मेरे पापा कभी तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं हो सकते। रेड ड्रैगन की मुस्कान गायब हो गई। मैं ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा बनाया गया। अचानक नहाए चर्च की रंगीन कांच वाली खिड़की टूट गई। एक गोली सीधे रेड ड्रैगन की तरफ आई, लेकिन उसने समय रहते झुककर खुद को बचा लिया। एड्रियन तुरंत पिस्तौल निकालकर सामने आ गया। सब लोग नीचे झुको। बाहर से दर्जनों गाड़ियों के रुकने की आवाज आने लगी। काले कपड़ों में हथियारबंद लोग चर्च को चारों तरफ से घेर चुके थे। एलेना ने खिड़की से बाहर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। एड्रियन, ये रेड ड्रैगन के लोग नहीं हैं। तो फिर कौन है? एलेना की आवाज कांप रही थी। सर, ये इंटरपोल की स्पेशल टास्क फोर्स है। उन्होंने पूरे चर्च को घेर लिया है। उद्धरण चिन्ह ... और उनका पहला निशाना तुम हो। एड्रियन एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। अब खेल और भी खतरनाक हो चुका था। एक तरफ रेड ड्रैगन, दूसरी तरफ इंटरपोल, और बीच में फंसी थी आरोही। चर्च के बाहर दर्जनों काली बख्तरबंद गाड़ियां आकर रुकीं। चारों तरफ तेज सफेद लाइटें जल उठीं। लाउडस्पीकर पर एक कड़क आवाज गूंजी। एड्रियन ब्लैक, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो। अपने हथियार नीचे रखो और आत्मसमर्पण कर दो। चर्च के अंदर सन्नाटा छा गया। आरोही ने पहली बार एड्रियन के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी देखी। वह धीरे से बोली, इंटरपोल तुम्हें पकड़ना क्यों चाहती है? एड्रियन ने जवाब देने के बजाय अपनी पिस्तौल की मैगजीन चेक की। अभी सवाल पूछने का समय नहीं है। रेड ड्रैगन जोर से हंस पड़ा। देखा आरोही, जिस आदमी को तुम अपना रक्षक समझ रही हो, आज पूरी दुनिया उसे अपराधी मानती है। आरोही ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अगर तुम सच बोल रहे हो तो सामने आकर लड़ो। रेड ड्रैगन मुस्कुराया। मैं कभी गुस्से में नहीं लड़ता। उद्धरण चिन्ह ... मैं दिमाग से खेलता हूं। तभी चर्च का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। करीब 20 कमांडो अंदर घुस आए। सबकी बंदूकें सीधे एड्रियन की तरफ थीं। उनके बीच से एक महिला अधिकारी आगे बढ़ी। करीब 30 साल की उम्र, तेज नजरें, चेहरे पर आत्मविश्वास। उसने अपना बैज दिखाया। मैं कमांडर सारा विल्सन, इंटरपोल स्पेशल ऑपरेशंस। उसने सीधे एड्रियन की तरफ देखा। तुम्हारे खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और कई हत्याओं के आरोप हैं। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। आरोही तुरंत एड्रियन के सामने आकर खड़ी हो गई। नहीं, इन्होंने मेरी जान बचाई है। कमांडर सारा ने शांत स्वर में कहा। हो सकता है, लेकिन कानून सबूतों से चलता है, भावनाओं से नहीं। रेड ड्रैगन एक कोने में खड़ा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे वही चाहिए था कि एड्रियन और इंटरपोल आमने सामने आ जाएं। अचानक चर्च की सारी लाइटें बुझ गईं। धड़ाम, एक स्मोक ग्रेनेड फटा। पूरा चर्च धुएं से भर गया। कमांडो चिल्लाने लगे, सभी सावधान, अपने अपने सेक्टर संभालो। धुएं के बीच किसी ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन गोलियां इंटरपोल पर नहीं, रेड ड्रैगन के आदमियों पर चल रही थी। एड्रियन चौंक गया। ये कौन है? धुएं के बीच से एक नकाबपोश आदमी निकला। उसने बिना कुछ कहे 2 हमलावरों को गिरा दिया। उसकी लड़ाई का तरीका बेहद अलग था। कुछ ही सेकंड में 5 लोग जमीन पर थे। आरोही उसे पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन एड्रियन की आंखें फैल गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, असंभव, तुम जिंदा हो। नकाबपोश आदमी ने धीरे धीरे अपना मास्क उतारा।
चर्च में मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह गया। आरोही की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके होंठ कांपने लगे। ना, नहीं, यह नहीं हो सकता। उसके सामने खड़ा था उसका पिता, राघव शर्मा। पूरा चर्च खामोश हो गया। जिस इंसान को सबने 19 साल पहले मरा हुआ मान लिया था, वह आज उनके सामने जिंदा खड़ा था। पूरा चर्च एक पल के लिए शांत हो गया। आरोही की आंखें उस आदमी पर टिकी थीं। उसके होंठ कांप रहे थे। पापा, वह रोते हुए उसकी तरफ दौड़ी। लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंची, एड्रियन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? एड्रियन की आंखें उस आदमी पर टिकी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि ये तुम्हारे पिता नहीं हैं। आरोही जैसे पत्थर की हो गई। क्या? वह आदमी मुस्कुराने लगा। फिर उसने धीरे धीरे अपने चेहरे पर हाथ फेरा। कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे से एक बेहद असली दिखने वाला सिलिकॉन मास्क उतर गया। नीचे एक बिल्कुल अलग चेहरा था। आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह रेड ड्रैगन जोर जोर से हंसने लगा। भावनाएं, यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती हैं। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। अभी कुछ सेकंड पहले उससे लगा था कि उसके पिता जिंदा हैं, लेकिन वह सिर्फ एक धोखा था। उसी समय कमांडर सारा ने अपने कमांडो को आदेश दिया, सब लोग सावधान। रेड ड्रैगन किसी भी कीमत पर भागना नहीं चाहिए। लेकिन रेड ड्रैगन यही चाहता था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। बीप! चर्च की छत से लोहे के भारी दरवाजे गिरने लगे। धड़ाम धड़ाम। कुछ ही सेकंड में चर्च 3 हिस्सों में बंट गया। इंटरपोल एक तरफ, एड्रियन और आरोही दूसरी तरफ, और रेड ड्रैगन तीसरी तरफ। रेड ड्रैगन ने मुस्कुराकर कहा, अब देखते हैं कौन किसे बचाता है। उसने अपनी बंदूक सीधे आरोही की तरफ तान दी। लेकिन गोली चलाने से पहले धाए एक दूसरी गोली आई और रेड ड्रैगन के हाथ से पिस्तौल दूर जा गिरी। सबकी नजर उस दिशा में गई। चर्च की ऊपर वाली बालकनी में काले कपड़ों में एक रहस्यमयी स्नाइपर खड़ा था। उसका चेहरा हुड से ढका हुआ था। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, आज कोई भी आरोही को हाथ नहीं लगाएगा। एड्रियन की आंखें सिकुड़ गईं। यह आवाज मैंने ये पहले भी सुनी है। रहस्यमयी स्नाइपर ने एक स्मोक ग्रेनेड फेंका। पूरा चर्च फिर से धुएं से भर गया। जब धुआं हटा, न तो रेड ड्रैगन वहां था और न ही वह रहस्यमयी स्नाइपर। जमीन पर सिर्फ एक पुरानी चांदी की अंगूठी पड़ी थी। आरोही ने उसे उठाया। अंगूठी के अंदर एक नाम खुदा हुआ था, राघव। आरोही ने कांपती आवाज में कहा, यह तो मेरे पापा की अंगूठी है। एड्रियन ने अंगूठी को ध्यान से देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। अगर यह अंगूठी यहाँ है, उद्धरण चिन्ह ... तो इसका मतलब है उद्धरण चिन्ह ... राघव शर्मा की मौत के पीछे की सच्चाई अभी तक पूरी सामने नहीं आई है। उसी समय चर्च के बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। रेड ड्रैगन एक बार फिर उनकी पकड़ से दूर जा चुका था। रात के लगभग 2 बजे थे। चर्च के बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। इंटरपोल की गाड़ियां अपनी लाल और नीली लाइटों के साथ पूरे इलाके को रोशन कर रही थीं। लेकिन एड्रियन की नज़र सिर्फ उस पुरानी चांदी की अंगूठी पर थी। उसने अंगूठी को अपनी हथेली में घुमाया। फिर उसकी उंगलियां अचानक रुक गईं। ये सिर्फ अंगूठी नहीं है, आरोही ने हैरानी से पूछा। क्या मतलब? एड्रियन ने अंगूठी के अंदर बने एक बहुत छोटे निशान की तरफ इशारा किया। देखो, आरोही ने ध्यान से देखा। अंदर एक बाज ईगल का निशान बना हुआ था। वह समझ नहीं पाए, इसका क्या मतलब है? एड्रियन ने गहरी सांस ली। ये भारत की एक बेहद गुप्त खुफिया इकाई का चिन्ह है, जिसके बारे में आम लोगों को कभी पता नहीं चलता। आरोही की आंखें फैल गईं। मतलब, मेरे पापा सचमुच एक गुप्त मिशन पर थे। एड्रियन ने पहली बार बिना कुछ छिपाए सिर हिला दिया। हाँ, और वह मिशन आज तक पूरा नहीं हुआ। कमांडर सारा उनके पास आए। उसने अंगूठी देखी। उसके चेहरे का रंग बदल गया। यह अंगूठी तुम्हें कहाँ मिली? एड्रियन ने ठंडे स्वर में कहा। यहीं चर्च के अंदर। सारा कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे पिता भी ऐसी ही अंगूठी पहनते थे। वह भी उसी मिशन का हिस्सा थे। और उद्धरण चिन्ह ... वह भी कभी वापस नहीं लौटे। आरोही ने पहली बार महसूस किया, ये लड़ाई सिर्फ उसके परिवार की नहीं थी। कई परिवार वर्षों से इसी दर्द के साथ जी रहे थे। उसी समय रेड ड्रैगन का हेलीकॉप्टर शहर से बहुत दूर एक निजी द्वीप पर उतरा। विक्टर उसके पीछे पीछे चल रहा था। सर, आज भी हम एड्रियन को खत्म नहीं कर पाए। रेड ड्रैगन मुस्कुराया। मुझे एड्रियन को मारना ही नहीं है। विक्टर हैरान रह गया। तो फिर रेड ड्रैगन एक बड़े शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया।
उसने धीरे से कहा, मैं चाहता हूँ कि वह अपनी हर प्यारी चीज को अपनी आंखों के सामने खोए। उसकी आवाज में नफरत नहीं, बल्कि सालों पुराना दर्द था। उधर ब्लैक मैंशन वापस लौटते समय आरोही पूरे रास्ते चुप रही। कार की खिड़की से बाहर बारिश की बूंदें बह रही थीं। अचानक उसने पूछा, एड्रियन, अगर मेरे पापा निर्दोष थे तो उन्होंने मुझे सब सच क्यों नहीं बताया? एड्रियन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि उन्हें पता था जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आरोही ने धीरे से सिर झुका लिया। और शायद उद्धरण चिन्ह डॉट 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 वह दिन आ चुका है। महल पहुंचते ही एक गार्ड दौड़ता हुआ आया। सर, एक पार्सल आया है। किसके नाम? मैडम आरोही शर्मा के नाम। एड्रियन तुरंत सतर्क हो गया। किसने भेजा? कोई नाम नहीं है, सर। पार्सल को तुरंत सुरक्षा कक्ष में ले जाया गया। बम स्कैनर, एक्स-रे, सब कुछ किया गया। कोई विस्फोटक नहीं मिला। आखिरकार एड्रियन ने खुद वह डिब्बा खोला। अंदर सिर्फ 3 चीजें थीं। एक पुरानी जेब घड़ी, एक आधी जली हुई तस्वीर और एक छोटा सा लिफाफा। आरोही ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर अपने पिता का असली कातिल जानना है तो किसी पर भरोसा मत करना, यहां तक कि एड्रियन ब्लैक पर भी नहीं। ये पढ़ते ही आरोही ने धीरे धीरे नजर उठाई। उसकी आंखें सीधे एड्रियन पर टिक गईं। पहली बार उसके मन में एड्रियन के लिए शक पैदा हुआ। और ठीक उसी पल महल की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। अंधेरे में किसी की धीमी हंसी गूंजी। खेल अब सच में शुरू हुआ है। महल पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ इमरजेंसी लाइट की लाल चमक गलियारों में फैल रही थी। आरोही के हाथ अब भी उस चिट्ठी को कसकर पकड़े हुए थे। उसके दिमाग में एक ही वाक्य गूंज रहा था, एड्रियन ब्लैक पर भी भरोसा मत करना। उसने धीरे धीरे एड्रियन की तरफ देखा। एड्रियन भी उसे देख रहा था। दोनों की नजरों के बीच पहली बार एक खामोश दूरी आ गई थी। अचानक पूरे महल में सिक्योरिटी अलार्म बज उठा। वहीं, वहीं, वहीं एक गार्ड दौड़ता हुआ आया। सर, महल के सर्वर रूम में कोई घुस आया है। एड्रियन तुरंत सतर्क हो गया। सभी रास्ते सील कर दो। गार्ड भाग गया। एड्रियन ने आरोही की ओर देखा। तुम अपने कमरे में रहो। लेकिन इस बार आरोही ने उसकी बात नहीं मानी। नहीं, मैं भी चलूंगी। एड्रियन ने कुछ पल उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। ब्लैक मैंशन सर्वर रूम। स्टील का भारी दरवाजा खुला। अंदर कंप्यूटर स्क्रीनें चमक रही थीं, लेकिन कमरा खाली था। सिर्फ एक लैपटॉप खुला पड़ा था। उसकी स्क्रीन पर एक वीडियो अपने आप चल पड़ा। वीडियो में एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर यह वीडियो देख रहे हो, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो समझ लो कि मैं जिंदा नहीं हूं। आरोही की सांस रुक गई। ये तो मेरे पापा की आवाज है। वीडियो आगे चला। आरोही, अगर तुम ये देख रही हो तो इसका मतलब है कि मेरी मौत का सच अभी तक सामने नहीं आया। याद रखना, हर वो इंसान दुश्मन नहीं होता जो अपराधी दिखाई देता है, और हर वो इंसान दोस्त नहीं होता जो तुम्हें बचाने की कोशिश करता है। वीडियो अचानक रुक गया। स्क्रीन काली हो गई। एलेना ने जल्दी से सिस्टम चेक किया। सर, ये वीडियो अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसे करीब 19 साल पहले सेव किया गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। एड्रियन ने स्क्रीन को घूरते हुए कहा, राघव, तुम आखिर क्या छिपाकर गए थे? उसी समय महल की छत पर एक काले कपड़ों में आदमी चुपचाप स्नाइपर राइफल लेकर बैठा था। उसने दूरबीन से सीधे आरोही को निशाना बनाया। उसकी उंगली ट्रिगर पर पहुंची, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर बंदूक रख दी। राइफल नीचे रखो। स्नाइपर मुस्कुराया, मुझे पता था तुम आ जाओगे। आवाज सुनते ही एड्रियन समझ गया। विक्टर धीरे धीरे मुड़ा। बहुत समय बाद मुलाकात हुई। उसने बिना चेतावनी दिए धुआं बम फेंका। पूरी छत धुएं से भर गई। जब धुआं साफ हुआ, विक्टर गायब था, लेकिन जहां वह खड़ा था वहां एक काली पेन ड्राइव पड़ी थी। एड्रियन ने उसे उठाया, महल के कंप्यूटर में लगाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक फाइल दिखाई दी, प्रोजेक्ट फीनिक्स। एलेना का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। नहीं, ये फाइल अभी भी मौजूद है। आरोही ने पूछा, प्रोजेक्ट फीनिक्स क्या है? एलेना ने धीरे धीरे कहा, यही वह मिशन है जिसके कारण तुम्हारे पिता की जान गई थी। और स्क्रीन पर फाइल अपने आप खुलने लगी। ब्लैक मैंशन के कंट्रोल रूम में ऐसा सन्नाटा था कि कंप्यूटर के पंखे की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। स्क्रीन पर चमक रहा था, प्रोजेक्ट फीनिक्स। आरोही ने धीरे से पूछा,
आखिर यह प्रोजेक्ट है क्या? एलेना की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कुर्सी पकड़ ली जैसे उसके पैरों में अचानक ताकत ही न बची हो। एड्रियन ने कीबोर्ड पर उंगलियां रखीं। अब सच जानने का समय आ गया है। उसने फाइल खोल दी। स्क्रीन पर एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग चलने लगी। वीडियो में एक गुप्त प्रयोगशाला दिखाई दे रही थी। कई वैज्ञानिक कंप्यूटरों पर काम कर रहे थे। बीच में खड़े थे राघव शर्मा, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वे कैमरे की तरफ देखकर बोले, अगर यह रिकॉर्डिंग किसी के हाथ लगी है तो समझ लो कि प्रोजेक्ट फीनिक्स गलत लोगों तक पहुंच चुका है। आरोही की आंखों में आंसू भर आए। पापा, राघव आगे बोले, प्रोजेक्ट फीनिक्स कोई हथियार नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े अपराध सिंडिकेट की पूरी गुप्त सूची है। इसमें उन नेताओं, कारोबारियों, अधिकारियों और अपराधियों के नाम हैं जो वर्षों से पर्दे के पीछे मिलकर दुनिया को नियंत्रित कर रहे हैं। कमरे में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। राघव ने आगे कहा, अगर यह सूची सार्वजनिक हो गई तो कई सरकारें हिल जाएंगी, और अगर यह रेड ड्रैगन के हाथ लग गई, उद्धरण चिन्ह ... तो पूरी दुनिया अराजकता में डूब सकती है। वीडियो अचानक रुक गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश दिखाई दिया, एक्सेस डिनाइड, सेकंड की रिक्वायर्ड। एड्रियन ने धीमी आवाज में कहा, मतलब ये पूरी फाइल नहीं है। तभी कंट्रोल रूम का दरवाजा तेजी से खुला। एक घायल गार्ड अंदर आया। उसकी वर्दी खून से भीगी हुई थी। सर, हेलीपैड पर हमला हुआ है। दुश्मन उद्धरण चिन्ह ... अंदर घुस चुके हैं। इतना कहते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। एड्रियन ने तुरंत आदेश दिया, सभी यूनिट अलर्ट, महल लॉकडाउन पर डाल दो। पूरा ब्लैक मैंशन फिर से युद्ध के मैदान में बदल गया। उसी समय महल की छत पर 3 हेलीकॉप्टर उतर चुके थे। काले मास्क पहने हथियारबंद लोग रस्सियों से नीचे उतर रहे थे। उनके जैकेट पर एक सुनहरा फीनिक्स बना हुआ था। विक्टर सबसे आगे खड़ा था। वह मुस्कुराया, आज हम सिर्फ डायरी लेने नहीं आए हैं। उसने हाथ उठाकर आदेश दिया, ऑपरेशन फीनिक्स शुरू करो। अगले ही पल महल की खिड़कियां एक साथ टूट गईं। दर्जनों हमलावर अंदर घुस गए। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। आरोही ने पहली बार खुद एक पिस्तौल उठाए। उसके हाथ कांप रहे थे। एड्रियन उसके पास आया, डर लग रहा है। आरोही ने गहरी सांस ली। फिर उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। हाँ, लेकिन अब मैं भागूंगी नहीं। एड्रियन हल्का सा मुस्कुराया, यही तुम्हारे पिता चाहते थे। उसी पल धाए एक गोली सीधे एड्रियन की तरफ आई। आरोही ने बिना सोचे उसे जोर से धक्का दे दिया। गोली आरोही के कंधे को छूती हुई निकल गई। वह दर्द से चीखकर जमीन पर गिर पड़ी। आरोही, एड्रियन की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से से ज्यादा डर दिखाई दिया। उसने आरोही को अपनी बाहों में उठाया, और उसी समय महल के मुख्य दरवाजे से एक रहस्यमयी व्यक्ति अंदर आया। उसने अपना काला हुड हटाया और मुस्कुराकर कहा, बहुत साल इंतजार किया एड्रियन। अब प्रोजेक्ट फीनिक्स का असली मालिक वापस आ गया है। एड्रियन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकला, उद्धरण चिन्ह ... डायरेक्टर एथन। महल के मुख्य हॉल में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। गार्ड और हमलावर आमने सामने थे, टूटे हुए शीशे, धुएं और चीखों के बीच। एड्रियन की नजर सिर्फ एक आदमी पर टिक गई। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा था। काला सूट, सफेद दस्ताने और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। आरोही दर्द से कराहते हुए बोली, ये कौन है? एड्रियन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, डायरेक्टर एथन, वह इंसान जिसे मैंने अपनी आंखों से मरते देखा था। एथन हंस पड़ा, मौत मेरे लिए सिर्फ एक अफवाह थी एड्रियन। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, तुम्हें याद है 20 साल पहले उस बर्फीले पहाड़ पर क्या हुआ था? एड्रियन की आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगीं। बर्फ, गोलियों की आवाज, राघव, रेड ड्रैगन और एथन जो गहरी खाई में गिर गया था। उस दिन सबने मान लिया था कि वह मर चुका है, लेकिन वह जिंदा था। एथन ने ताली बजाई। उसके पीछे खड़े हथियारबंद लोग तुरंत पीछे हट गए। आज मैं लड़ने नहीं आया हूं, मैं एक सौदा करने आया हूं। एड्रियन ने ठंडी आवाज में पूछा, कौन सा सौदा? एथन मुस्कुराया, प्रोजेक्ट फीनिक्स मुझे दे दो और मैं आरोही को जिंदा छोड़ दूंगा। आरोही गुस्से से बोली, मैं कोई सौदे की चीज नहीं हूं। एथन उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया, तुम्हें अभी तक पता ही नहीं, उद्धरण चिन्ह ... कि तुम इस खेल की सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो। एलेना ने धीरे धीरे अपनी पिस्तौल एथन की तरफ तानी। एक कदम भी आगे बढ़े तो गोली मार दूंगी। एथन बिल्कुल नहीं डरा। उसने अपनी घड़ी का एक बटन दबाया। अचानक
महल की सभी स्क्रीन अपने आप चालू हो गईं। स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो चलने लगा। वीडियो देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोही की माँ एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उनके चारों तरफ हथियारबंद लोग खड़े थे। आरोही की चीख निकल गई। माँ! उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एथन की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। अगर किसी ने गोली चलाई, उद्धरण चिन्ह ... तो अगले 10 सेकंड में तुम्हारी मां मर जाएंगी। एलेना ने तुरंत अपनी बंदूक नीचे कर दी। पूरा हॉल फिर से शांत हो गया। एथन ने जेब से एक छोटा सा धातु का टुकड़ा निकाला। वह बिल्कुल उसी चाबी जैसा था जो गुड़िया के अंदर मिली थी। एड्रियन चौंक गया। तुम्हारे पास दूसरी चाबी कैसे आई? एथन मुस्कुराया। क्योंकि प्रोजेक्ट फीनिक्स की 3 चाबियां थीं। पहली राघव के पास, दूसरी मेरे पास, और तीसरी... उसने धीरे धीरे आरोही की तरफ इशारा किया। उद्धरण चिन्ह ... आरोही तक पहुंचनी थी। आरोही हैरान रह गई। लेकिन मुझे तो कभी कोई चाबी नहीं मिली। एथन मुस्कुराया। मिली थी, बस तुम्हें याद नहीं। उसी समय महल के बाहर एक काले हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। रेड ड्रैगन दूर खड़ा दूरबीन से ये सब देख रहा था। विक्टर ने पूछा, सर, क्या हम अंदर हमला करें? रेड ड्रैगन ने सिर हिलाया। नहीं, अब एथन और एड्रियन एक दूसरे को कमजोर करेंगे। और जब दोनों हार जाएंगे, उद्धरण चिन्ह ... तब मैं प्रोजेक्ट फीनिक्स लेकर निकल जाऊंगा। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान फैल गई। उधर आरोही ने अचानक अपने बचपन की एक धुंधली याद देखी। उसे याद आया, उसके पिता ने उसके गले में कभी एक छोटा सा लॉकेट पहनाया था और कहा था, इसे कभी मत उतारना। आरोही के हाथ अनायास अपने गले की तरफ गए। वह लॉकेट, जो वह सालों से एक साधारण यादगार समझकर पहनती आ रही थी, अचानक हल्का सा चमकने लगा। एथन मुस्कुराया। आखिरकार तीसरी चाबी जाग चुकी है। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति की नजर अब उस छोटे से लॉकेट पर थी। और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां अब कोई भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। महल का विशाल हॉल, चारों तरफ फैला सन्नाटा, और बीच में खड़ी आरोही। उसके गले में पहना हुआ छोटा सा चांदी का लॉकेट हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था। हर किसी की नजर उसी पर टिक गई। एथन के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। 20 साल, मैंने पूरे 20 साल इसी पल का इंतजार किया है। आरोही ने कांपते हाथों से अपना लॉकेट पकड़ लिया। यह आखिर है क्या? एड्रियन तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लॉकेट मत उतारना। एथन हल्का सा हंसा। अब उसे रोक नहीं सकते, एड्रियन, क्योंकि तीसरी चाबी जाग चुकी है। तभी लॉकेट से एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। आरोही चौंक गई। लॉकेट अपने आप खुल गया, लेकिन उसके अंदर कोई फोटो नहीं थी, बल्कि एक बेहद छोटी माइक्रो चिप रखी हुई थी। एलेना की आंखें फैल गईं। असंभव, इतनी छोटी स्टोरेज चिप। एथन मुस्कुराया। इसी में प्रोजेक्ट फीनिक्स का आखिरी हिस्सा छिपा है। एड्रियन समझ गया, राघव ने असली जानकारी किसी डायरी में नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लॉकेट में छिपाई थी। आरोही की आंखों से आंसू बह निकले। तो पापा ने मुझे बचपन से ही इस बोझ के साथ जीने दिया। एड्रियन ने शांत स्वर में कहा। नहीं, उन्होंने तुम्हें बोझ नहीं दिया, उन्होंने तुम्हें भरोसा दिया था। इतने में महल की बिजली फिर से चली गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। सिर्फ लॉकेट की नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। अचानक धाए एक गोली चली। गोली सीधे एथन की तरफ गई, लेकिन वह समय रहते झुक गया। गोली उसके पीछे लगे शीशे को तोड़ती हुई निकल गई। सबने मुड़कर देखा। महल की ऊपरी बालकनी पर एक स्नाइपर खड़ा था। उसने दूसरी गोली भर ली। एथन चिल्लाया, उसे रोको, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करता, स्नाइपर ने अपना मास्क उतार दिया। वह कोई और नहीं, कमांडर सारा थी। आरोही हैरान रह गई। आप? सारा ने कहा, मैं इंटरपोल के आदेश पर नहीं, अपने पिता का अधूरा मिशन पूरा करने आई हूँ। एथन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो तुमने भी सच जान लिया। उसी समय रेड ड्रैगन के हेलीकॉप्टर से एक मिसाइल छोड़ी गई। एड्रियन की तेज नजर उस पर पड़ गई। सब नीचे झुको। धड़ाम! महल का पश्चिमी हिस्सा विस्फोट से हिल उठा। दीवारें टूटने लगीं, छत से पत्थर गिरने लगे। धूल और धुआं पूरे हॉल में फैल गया। अराजकता का फायदा उठाकर एथन आगे बढ़ा और बिजली की तेजी से आरोही के गले से लॉकेट छीन लिया। नहीं! आरोही चीख उठी। एड्रियन उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन एथन पहले ही पीछे हट चुका था। वह मुस्कुराया। खेल खत्म, एड्रियन। उसने लॉकेट अपनी हथेली में कस लिया। लेकिन तभी बीप बीप, लॉकेट से लाल रोशनी चमकने लगी। एथन की मुस्कान गायब हो गई। ये
क्या? एड्रियन हल्का सा मुस्कुराया। राघव शर्मा कभी बिना सुरक्षा के कोई राज नहीं छोड़ते थे। जिसने जबरदस्ती लॉकेट खोला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसके लिए इसमें एक सरप्राइज भी है। लॉकेट की बीप तेज होती गई। बीप बीप बीप। एथन पहली बार घबराया। ये बम है। एड्रियन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नहीं, इससे भी ज्यादा खतरनाक। लॉकेट अचानक तेज नीली रोशनी से चमक उठा। और उसी पल पूरे महल की सभी स्क्रीन अपने आप चालू हो गईं। स्क्रीन पर एक नया संदेश उभरा। आइडेंटिटी वेरीफाइड। वेलकम डायरेक्टर ईथन। एथन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसने अनजाने में खुद की पहचान पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दी है। महल के टूटे हुए हॉल में धूल का गुबार छाया हुआ था। सभी स्क्रीन एक साथ चमक रही थीं। उन पर सिर्फ एक ही संदेश दिखाई दे रहा था। आइडेंटिटी वेरीफाइड। वेलकम डायरेक्टर ईथन। एथन का चेहरा पहली बार डर से भर गया। नहीं। उसने घबराकर लॉकेट जमीन पर फेंक दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरे शहर के गुप्त नेटवर्क पर उसकी पहचान प्रसारित हो चुकी थी। इंटरपोल, राष्ट्रीय एजेंसियां और दुनिया भर की कई खुफिया इकाइयों के सबब पर एक साथ अलर्ट पहुंच चुका था। कमांडर सारा ने अपने ईयरपीस को छूते हुए कहा, कंट्रोल, क्या मेरी आवाज आ रही है? दूसरी तरफ से जवाब आया, कमांडर, डायरेक्टर एथन की पहचान कंफर्म हो गई है। सभी यूनिट्स को अलर्ट कर दिया गया है। एथन गुस्से से चीख उठा, राघव, मरकर भी तुम मुझसे जीत गए। एड्रियन ने धीरे धीरे अपनी पिस्तौल उठाई। खेल खत्म हो चुका है एथन। लेकिन एथन मुस्कुराया, तुम अभी भी मुझे नहीं जानते। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी का बटन दबाया। बीप। अचानक पूरे महल की जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। एलेना चौंक गई। ये भूकंप नहीं है, महल के नीचे कुछ चल रहा है। एथन जोर से हंसा। ब्लैक मैंशन के नीचे उद्धरण चिन्ह डॉट 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 एक गुप्त सुरंग है और उसी सुरंग में प्रोजेक्ट फीनिक्स का असली सवर रखा है। आरोही हैरान रह गई। मतलब, हम अब तक सिर्फ उसकी कॉपी के पीछे भाग रहे थे। एथन ने ताली बजाई। बिल्कुल, असली डेटा कभी डायरी में था ही नहीं। तभी महल के फर्श का एक हिस्सा धीरे धीरे खुलने लगा। नीचे अंधेरे में जाती हुई लोहे की सीढ़ियां दिखाई दी। ठंडी हवा ऊपर आने लगी। एथन मुस्कुराया, स्वागत है उद्धरण चिन्ह डॉट 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 असली खेल में। इतना कहकर वह सीढ़ियों से नीचे कूद गया। रुको, एड्रियन उसके पीछे भागा। आरोही और एलेना भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। गुप्त सुरंग। सीढ़ियां लगभग 100 फीट नीचे जाकर खत्म हुई। नीचे एक विशाल भूमिगत परिसर था। चारों तरफ कंप्यूटर, पुरानी फाइलें और लोहे के बड़े बड़े दरवाजे। बीच में कांच के अंदर रखा था फीनिक्स को एक चमकता हुआ सवर। एथन उसके सामने खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, 20 साल पहले हम 4 लोगों ने ये बनाया था। मैं, राघव, रेड ड्रैगन, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 और एड्रियन के पिता। ये सुनकर एड्रियन सन रह गया। मेरे पिता? एथन ने सिर हिलाया। हाँ, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारे पिता और राघव की नहीं थी। तुम्हारे परिवार भी इस राज का हिस्सा था। एड्रियन की मुट्ठियां भींच गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उससे उसकी अपनी जिंदगी का सच भी छिपाया गया था। उसी समय भूमिगत परिसर की सारी लाइटें लाल हो गईं। एक कृत्रिम आवाज गूंजी, वार्निंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। फिर एक और आवाज आई, सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस विल स्टार्ट इन 15 मिनट्स। आरोही घबरा गई। सेल्फ डिस्ट्रक्ट? एथन मुस्कुराया, अगर मैं ये डेटा नहीं ले जा सकता, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो कोई भी नहीं ले जाएगा। उसने सवर से एक डेटा ड्राइव निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, सवर के सामने नीली लेजर किरणें सक्रिय हो गईं। वह पीछे हट गया। एथन गुस्से से बोला, नहीं, इस सिस्टम को खोलने के लिए उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आखिरी ऑथराइजेशन अभी भी चाहिए। धीरे धीरे उसकी नजर आरोही पर गई। फिर वह मुस्कुराया, अब समझ आया, राघव ने तुम्हें जिंदा क्यों रखा। उसने सीधे आरोही की तरफ हाथ बढ़ाया। आओ आरोही, अब तुम ही तय करोगी कि दुनिया बचेगी या जल जाएगी। भूमिगत बनकर चारों तरफ लाल इमरजेंसी लाइटें चमक रही थीं। सायरन लगातार बज रहे थे। सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस एक्टिवेटेड। 14 मिनट 32 सेकंड शेष। आरोही की नजर सामने रखे फीनिक्स को पर थी। उसकी नीली रोशनी पूरे कमरे को चमका रही थी। एथन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आंखों में पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। आरोही, तुम्हारे पिता ने ये सिस्टम सिर्फ तुम्हारे लिए लॉक किया था। सिर्फ तुम्हारा बायोमेट्रिक इसे खोल सकता है। आरोही पीछे हट गई। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। एथन मुस्कुराया,
तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। उसी समय एड्रियन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पहले मुझे पार करना होगा। एथन ने गहरी सांस ली। तुम हमेशा से यही गलती करते आए हो, हर किसी को बचाने की कोशिश। उसने अपनी जैकेट से एक छोटा सा रिमोट निकाला। बीप। तुरंत कमरे की छत से मोटे लोहे के शटर गिर गए। धड़ाम। आरोही, एड्रियन और एलेना तीनों अलग अलग हिस्सों में फंस गए। आरोही लोहे की सलाखों के पीछे थी। वह पूरी ताकत से चिल्लाए, एड्रियन, लेकिन उसकी आवाज गूंजकर वापस लौट आए। एड्रियन ने पूरी ताकत से शटर तोड़ने की कोशिश की, मगर वह नहीं टूटा। एथन हंस पड़ा। ये टाइटेनियम है, इसे तोड़ने में तुम्हें घंटों लग जाएंगे। एथन अब सीधे आरोही के सामने था। उसने सवर की स्क्रीन ऑन की। स्क्रीन पर लिखा आया, फाइनल ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। नीचे एक जगह बनी थी, राइट पाम स्कैन। एथन ने कहा, बस अपना हाथ यहां रख दो, उसके बाद तुम आजाद हो। आरोही ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। झूठ, तुम कभी किसी को आजाद नहीं छोड़ते। एथन की मुस्कान गायब हो गई। तभी आरोही को अपने पिता की आवाज याद आई, तारांकन तारांकन, अगर कभी ऐसा दिन आए, तारांकन तारांकन, तो दिल से नहीं, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, दिमाग से फैसला लेना। उसने कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। दीवार, सवर, लेजर, कैमरे, और तभी उसकी नजर सवर के नीचे बने एक छोटे से सिल्वर बटन पर गई। उस पर बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था, इमरजेंसी ओवरराइड। उधर एलेना अपने कमरे में फंसी हुई थी। अचानक उसके ईयरपीस में हल्की आवाज आई। एलेना, वह चौंक गई। कौन? मैं, सारा। कमांडर सारा की आवाज थी। मैं ऊपर कंट्रोल रूम तक पहुंच गई हूं। मैं 5 मिनट के लिए सिक्योरिटी सिस्टम बंद कर सकती हूं, लेकिन उसके बाद पूरा बनकर उड़ जाएगा। एलेना बोली, बस 5 मिनट चाहिए। काउंटडाउन, 9:41। एड्रियन ने पूरी ताकत से लोहे के दरवाजे पर लात मारी। कुछ नहीं हुआ। फिर उसने अपनी बेल्ट से एक छोटा सा स्टील ब्लेड निकाला। उसने दरवाजे के इलेक्ट्रॉनिक लॉक में घुसा दिया। चिंगारियां निकलने लगीं। उधर एथन ने अपना धैर्य खो दिया। उसने पिस्तौल निकालकर आरोही की तरफ तान दी। अब बहुत हो गया, या तो सिस्टम खोलो, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, या यहीं मर जाओ। आरोही ने गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। एड्रियन दूर से चिल्लाया, नहीं, लेकिन आरोही ने सवर पर हाथ नहीं रखा, बल्कि पूरी ताकत से इमरजेंसी ओवरराइड वाला सिल्वर बटन दबा दिया। बीप। पूरे बनकर की बिजली एक साथ चली गई। लाल लाइटें बुझ गईं, लेजर बंद हो गए, लोहे के शटर अपने आप खुलने लगे। एथन चीख उठा, नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एड्रियन आजाद हो चुका था। उसने बिजली की रफ्तार से दौड़कर एथन का हाथ पकड़ लिया। दोनों जोरदार टक्कर के साथ जमीन पर गिरे। कमरे में पहली बार एड्रियन और एथन आमने सामने थे, और ऊपर स्क्रीन पर काउंटडाउन चल रहा था। 5 बजे। पूरे भूमिगत बंकर में अफरा तफरी मची हुई थी। सायरन लगातार गूंज रहे थे। सेल्फ डिस्ट्रक्ट इन 4:59। एड्रियन और एथन जमीन पर गिरे हुए थे। दोनों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ रखा था। अगले ही पल, धड़ाम, एड्रियन ने जोरदार मुक्का एथन के चेहरे पर मारा। एथन पीछे जा गिरा, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। वह मुस्कुराया, 20 साल बाद भी तुम्हारी ताकत कम नहीं हुई, एड्रियन ने ठंडी आवाज में कहा, और तुम्हारी लालच खत्म नहीं हुई। एथन ने जेब से एक छोटा स्टील का ब्लेड निकाला। वह बिजली की रफ्तार से एड्रियन पर झपटा। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। एक वार, दूसरा बचाव, लोहे की रेलिंग से टकराने की आवाज। चिंगारियां उड़ने लगीं। आरोही दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। वह मदद करना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कैसे। उसी समय एलेना और कमांडर सारा सवर तक पहुंच चुकी थी। सारा ने स्क्रीन देखी। अगर यह सिस्टम नष्ट हो गया, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो प्रोजेक्ट फीनिक्स का सारा डेटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एलेना ने पूछा, और अगर इसे बचाया? सारा ने गहरी सांस ली, तो दुनिया के सबसे बड़े अपराधियों के नाम सामने आ सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फैसला आसान नहीं था। उधर एथन ने अचानक एड्रियन को धक्का दिया। एड्रियन पीछे जाकर लोहे के पाइप से टकराया। एथन ने मौका देखकर अपनी पिस्तौल निकाल ली। उसने सीधे एड्रियन पर निशाना साधा। अलविदा। उसी क्षण आरोही दौड़ पड़ी। नहीं, उसने एथन का हाथ पकड़कर ऊपर धकेल दिया। नाय, गोली छत में जा लगी। एथन गुस्से से उसकी तरफ मुड़ा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने आरोही को पकड़ लिया, पिस्तौल उसकी कनपटी पर रख दी। एड्रियन, अगर एक कदम भी आगे बढ़े, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट,
तो ये यहीं मर जाएगी। पूरा कमरा शांत हो गया। काउंटडाउन 3:12। एड्रियन वहीं रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार बेबसी थी। एथन हंसने लगा। देखा, दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी, उद्धरण चिन्ह ... आज एक लड़की की वजह से हार गया। लेकिन आरोही मुस्कुराए। एथन चौंक गया। मरने से पहले हंस क्यों रही हो? आरोही ने धीरे से कहा। क्योंकि उद्धरण चिन्ह ... तुमने वही गलती की, उद्धरण चिन्ह ... जो मेरे पापा ने डायरी में लिखी थी। एथन समझ नहीं पाया। क्या मतलब? आरोही ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों में अभी भी वह चांदी की अंगूठी थी जिसे उसने छत से उठाया था। उसने अंगूठी एथन की हथेली पर जोर से दबा दी। बीप! अचानक सवा ने एथन की हथेली का स्कैन कर लिया। स्क्रीन पर लिखा आया, अनऑथराइज्ड डीएनए डिटेक्टेड, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। पूरे बंकर में लोहे के दरवाजे बंद होने लगे। रोबोटिक सुरक्षा ड्रोन सक्रिय हो गए। लाल लेजर फिर से जल उठे। एथन घबरा गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसी समय एड्रियन ने मौका देखकर छलांग लगाई। उसने एथन को जोरदार धक्का दिया। पिस्तौल दूर जाकर गिर गई। दोनों फिर आमने सामने थे। इस बार कोई हथियार नहीं, सिर्फ दो पुराने दुश्मन। और ऊपर स्क्रीन पर चलता हुआ काउंटडाउन। 2 बजे। पूरे बंकर की दीवारें कांपने लगी। छत से मलबा गिरने लगा। एड्रियन ने अपनी मुट्ठी भींची। एथन ने भी लड़ने की मुद्रा बना ली। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े। और उसी पल पूरे बंकर में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। मास्टर एक्सेस एक्सेप्टेड, वेलकम राघव शर्मा। सभी लोग एक साथ चौंक गए। आरोही की आंखें फैल गईं। पापा, अगर राघव शर्मा की पहचान अभी भी सिस्टम में सक्रिय थी, तो क्या उन्होंने मरने से पहले इस बंकर के अंदर कोई आखिरी संदेश या कोई और रहस्य छिपाकर रखा था? पूरा भूमिगत बंकर जोर जोर से कांप रहा था। छत से पत्थर टूटकर गिर रहे थे। लाल इमरजेंसी लाइटें लगातार जल-बुझ रही थीं। स्क्रीन पर चमक रहा था, वेलकम राघव शर्मा। आरोही की सांसें थम गईं। यह कैसे हो सकता है? एड्रियन भी हैरान था। राघव की बायो आईडी अभी भी सिस्टम में एक्टिव है। एथन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नहीं, मैंने खुद उसकी सारी फाइलें डिलीट कर दी थीं। अचानक पूरे कमरे में एक परिचित आवाज गूंज उठी। वह राघव शर्मा की रिकॉर्ड की हुई आवाज थी। अगर तुम ये सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि एथन आखिरकार फीनिक्स को पाने यहां तक पहुंच चुका है। आरोही की आंखों से आंसू बह निकले। पापा, कमरे के बीचों बीच लगी विशाल स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। राघव वीडियो में दिखाई दिए। उनके चेहरे पर चोटों के निशान थे, लेकिन आंखों में वही आत्मविश्वास था। उन्होंने कैमरे की तरफ देखकर कहा, एड्रियन, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, तो मुझे तुम पर गर्व है। एड्रियन की आंखें भर आईं। राघव आगे बोले, मैं जानता था कि एक दिन तुम मेरी बेटी की रक्षा करोगे। आरोही ने आश्चर्य से एड्रियन की ओर देखा। तो पापा तुम्हें पहले से जानते थे? एड्रियन ने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें सच बताने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। वीडियो आगे बढ़ा। राघव ने कहा, एथन, अगर तुम ये देख रहे हो, तो समझ लो कि तुम फिर हार गए। एथन गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो। उसने स्क्रीन पर गोली चला दी। नाए, लेकिन स्क्रीन बंद नहीं हुई। राघव मुस्कुराए, गुस्सा हमेशा तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी रहा है। उसी समय सवा के नीचे लगी जमीन धीरे धीरे खुलने लगी। अंदर से एक छोटा सा स्टील का बॉक्स ऊपर आया। स्क्रीन पर लिखा था, फॉर आरोही ओनली। एथन बिजली की रफ्तार से बॉक्स की ओर दौड़ा, लेकिन एड्रियन उससे पहले पहुंच गया। दोनों फिर भिड़ गए। भीषण लड़ाई शुरू हो गई। मुक्के, लातें, लोहे की छड़ों की टक्कर। पूरा बनकर गूंज उठा। काउंटडाउन 1:28। एलेना चिल्लाए, एड्रियन, हमारे पास समय नहीं है। कमांडर सारा सवा बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिस्टम लॉक था। आरोही दौड़कर उस स्टील बॉक्स के पास पहुंची। उसने अपना हाथ स्कैनर पर रखा। बीप! बॉक्स खुल गया। अंदर एक पुरानी यूएसबी ड्राइव, एक पत्र और एक परिवार की तस्वीर रखी थी। तस्वीर में राघव, आरोही, उसकी माँ और एक छोटा सा लड़का था। आरोही चौंक गई। ये बच्चा कौन है? एड्रियन ने तस्वीर देखते ही आंखें बंद कर लीं। उसकी आवाज कांप रही थी। यह उद्धरण चिन्ह ... मैं हूँ। आरोही स्तब्ध रह गई। क्या? एड्रियन ने पहली बार सच बताया। तुम्हारे पिता ने मुझे अनाथालय से अपनाया था। मैं उनका खून का बेटा नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया। और मरने से पहले मुझसे सिर्फ एक वादा लिया था, मेरी बेटी की हर कीमत पर रक्षा करना। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे।
अब उसे समझ आ गया, एड्रियन उसकी रक्षा सिर्फ एक वादे के लिए नहीं, बल्कि परिवार होने के कारण कर रहा था। लेकिन तभी एथन ने जमीन पर पड़ी पिस्तौल उठा ली। उसने सीधे एड्रियन की पीठ पर निशाना साधा। आरोही ने ये देख लिया। वह पूरी ताकत से चिल्लाए, एड्रियन, पीछे देखो। पूरे भूमिगत बंकर में सायरन लगातार गूंज रहे थे। लाल इमरजेंसी लाइटें दीवारों पर चमक रही थीं। स्क्रीन पर काउंटडाउन तेजी से घट रहा था। सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस 2:14, 2:13, 2:12। एड्रियन और एथन आमने सामने खड़े थे। दोनों की सांसें तेज थीं। दोनों के चेहरे पर चोटों के निशान थे। लेकिन इस लड़ाई का फैसला अभी बाकी था। आरोही ने अपने हाथ में पकड़ी राघव शर्मा की चिट्ठी को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। अब उसे सब समझ आने लगा था। एड्रियन इतने सालों से उसकी रक्षा सिर्फ एक वादे की वजह से नहीं कर रहा था। वह उसे अपना परिवार मानता था। उसी समय एथन ने धीरे धीरे जमीन पर गिरी पिस्तौल अपनी ओर खींच ली। किसी की नजर उस पर नहीं थी। उसने पिस्तौल उठाए और बिना कुछ कहे ट्रिगर दबा दिया। नाए, गोली सीधी एड्रियन की तरफ बढ़ी। लेकिन आरोही बिना एक पल सोचे उसके सामने आ गई। गोली उसके बाएं कंधे को छूती हुई निकल गई। आह! वह दर्द से चीखकर जमीन पर गिर पड़ी। आरोही, एड्रियन की आवाज पूरे बंकर में गूंज उठी। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसके हाथ खून से भर गए। एलेना भी तुरंत वहां पहुंची। उसने जल्दी से पट्टी बांधनी शुरू की। गोली आर पार नहीं गई है, लेकिन खून बहुत बह रहा है। आरोही दर्द में भी मुस्कुराए। मैं ठीक हूं। पहले एथन को रोको। एड्रियन धीरे धीरे खड़ा हुआ। अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा, न डर, सिर्फ खामोशी। उसने एथन की तरफ देखा। आज ये कहानी खत्म होगी। एथन हंस पड़ा। तुम अभी भी भावनाओं से लड़ते हो एड्रियन, इसीलिए हमेशा हारते हो। उसने अपनी जैकेट से एक छोटा स्टील का चाकू निकाला। अगले ही पल दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। मुंह के लातें, चाकू के वार, लोहे की रेलिंग से टकराने की आवाज। पूरा बनकर युद्ध का मैदान बन चुका था। उधर कमांडर सारा सवा के सामने खड़ी थी। उसने स्क्रीन पढ़ी। को ओवरलोड 136 रिमेनिंग। सारा घबराकर बोली, अगर 1 मिनट के अंदर सिस्टम बंद नहीं हुआ, उद्धरण चिन्ह ... तो पूरा बनकर उड़ जाएगा। एलेना ने पूछा, क्या डेटा बचाया जा सकता है? सारा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन किसी एक को यहीं रुककर मैन्युअली कोर बंद करना होगा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। एड्रियन ने यह बात सुन ली। उसने बिना कुछ कहे राघव की यूएसबी ड्राइव उठाए और उसे सारा की तरफ फेंक दिया। इसे लेकर बाहर निकलो। सारा चौंक गई। और तुम? एड्रियन मुस्कुराया। मैं अपना वादा पूरा करूंगा। आरोही ने घबराकर कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। एड्रियन उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में पहली बार सुकून था। मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था, उद्धरण चिन्ह ... कि चाहे कुछ भी हो जाए, उद्धरण चिन्ह ... मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। इतने में एथन पीछे से उठा। उसके चेहरे पर खून लगा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी पागलपन था। उसने अपनी बूट में छिपी दूसरी पिस्तौल निकाली। इस बार उसका निशाना फिर से आरोही थी। उसने धीरे धीरे ट्रिगर दबाना शुरू किया। लेकिन ठीक उसी पल एड्रियन ने ये देख लिया। वह पूरी ताकत से आरोही की तरफ दौड़ा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नाए, गोली चली। पूरा बनकर कुछ पल के लिए शांत हो गया। आरोही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा, एड्रियन उसके सामने खड़ा था। उसकी सफेद शर्ट पर धीरे धीरे लाल खून फैल रहा था। गोली एड्रियन के सीने में लगी थी। उसके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, रोही, और वह धीरे धीरे उसके सामने घुटनों के बल गिरने लगा। पूरे बनकर में सन्नाटा छा गया। अभी कुछ सेकंड पहले तक गोलियों और धमाकों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अब हर किसी की नजर सिर्फ एड्रियन पर थी। उसकी सफेद शर्ट पर लाल खून तेजी से फैल रहा था। गोली उसके सीने के बाईं तरफ लगी थी। वह धीरे धीरे घुटनों के बल नीचे गिरने लगा। एड्रियन, आरोही चीखती हुई उसकी तरफ दौड़ी। उसने उसे गिरने से पहले अपनी बाहों में संभाल लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुमने मुझसे वादा किया था। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। एड्रियन ने दर्द से मुस्कुराने की कोशिश की। उसने कांपते हुए हाथ से आरोही के चेहरे को छुआ। मैंने उद्धरण चिन्ह ... वादा निभा दिया। गोली उद्धरण चिन्ह ... तुम्हें नहीं लगी। उधर एथन जोर जोर से हंस रहा था। आखिरकार दुनिया का सबसे खतरनाक माफिया किंग, उद्धरण चिन्ह ...
एक लड़की के लिए अपनी जान दे रहा है। उसने फिर से अपनी बंदूक उठाई। अब दोनों को एक साथ खत्म करता हूं। लेकिन नाए, अचानक दूसरी तरफ से गोली चली। गोली एथन के हाथ में लगी। उसकी पिस्तौल दूर जाकर गिर गई। सबने मुड़कर देखा। कमांडर सारा अपनी पिस्तौल ताने खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। खेल खत्म हो चुका है एथन। लेकिन एथन मुस्कुराया। तुम लोग अभी भी जीतने का सपना देख रहे हो। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी का बटन दबाया। बीप। पूरे बंकर में तेज आवाज गूंज उठी। सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस एक्सेलरेटेड। रात के 12:59। रात के 12:58। रात के 12:57। एलेना का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, उसने टाइमर 1 मिनट पर ला दिया। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। सवर से चिंगारियां निकलने लगीं। सारा चिल्लाए, सब लोग तुरंत बाहर निकलो। लेकिन आरोही हिली तक नहीं। वह अब भी एड्रियन का सिर अपनी गोद में रखे बैठी थी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एड्रियन ने मुश्किल से आंखें खोली। आरोही, अगर तुम यहीं रुकी उद्धरण चिन्ह ... तो मेरा बलिदान बेकार हो जाएगा। आरोही रोते हुए बोली, मुझे तुम्हारी जरूरत है, इस दुनिया की नहीं। उधर एलेना सवर के पास पहुंची। स्क्रीन पर एक आखिरी विकल्प चमक रहा था। मैनुअल कोर शट डाउन। वार्निंग, ऑपरेटर सर्वाइवल नॉट गारंटीड। एलेना समझ गई, अगर कोई यह बटन दबाएगा तो विस्फोट रुक सकता है। लेकिन जो व्यक्ति बटन दबाएगा उसका बाहर निकलना लगभग असंभव होगा। वह कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रही। फिर उसने बिना किसी से कुछ कहे धीरे धीरे उस बटन की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। उसी समय एड्रियन ने उसे देख लिया। एलेना, रुको। एलेना हल्का सा मुस्कुराई। 20 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। आज उद्धरण चिन्ह ... मेरी बारी है। उसने अपनी आंखें बंद की और मैनुअल को शटडाउन का बटन दबा दिया। बीप। पूरे बंकर की बिजली एक साथ चली गई। सायरन अचानक बंद हो गए। फिर कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर हरे अक्षरों में एक संदेश उभरा। को स्टेबलाइज्ड, सेल्फ डिस्ट्रक्ट अबॉर्टेड। सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन जब रोशनी वापस आए तो कंट्रोल पैनल के सामने एलेना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ उसका टूटा हुआ ईयरपीस जमीन पर पड़ा था और उसके पास खून की कुछ बूंदें। आरोही घबराकर बोली, एलेना कहाँ गई? उसी समय बंकर के अंधेरे कोने से किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। एक खिलाड़ी बाहर हुआ। अब अगली चाल मेरी है। आवाज किसकी थी? यह अभी भी रहस्य था। पूरे भूमिगत बंकर में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ पल पहले तक जहां सायरन गूंज रहे थे, अब वहां सिर्फ टूटते हुए पत्थरों की आवाज सुनाई दे रही थी। एड्रियन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके सीने से अब भी खून बह रहा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, जमीन पर पड़ा एलेना का टूटा हुआ ईयरपीस। उसने उसे उठाया। उस पर ताजा खून लगा हुआ था। आरोही धीरे धीरे उसके पास आए। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या एलेना? एड्रियन ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, जब तक मुझे उसकी लाश नहीं मिलती। उद्धरण चिन्ह ... मैं नहीं मानूंगा कि वह मर चुकी है। उसी समय बंकर के अंधेरे हिस्से से कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। सभी ने अपनी बंदूकें उस दिशा में तान दी। अंधेरे से एक आदमी बाहर निकला। काले कपड़े, चेहरे पर स्टील का मास्क और हाथ में लंबी तलवार। कमांडर सारा ने उसे देखते ही हैरानी से कहा, तुम? वह आदमी हल्का सा हंसा। बहुत साल बाद मिली हो सारा? आरोही ने धीरे से पूछा। ये कौन है? सारा की आवाज भारी हो गई। कोड नेम शैडो। एड्रियन की आंखें सिकुड़ गईं। उसे यह नाम अच्छी तरह याद था। दुनिया के सबसे खतरनाक भाड़े के हत्यारों में से एक, जिसके बारे में कहा जाता था वह जिस मिशन पर जाता है। उद्धरण चिन्ह ... वहां कोई गवाह जिंदा नहीं बचता। शैडो ने मुस्कुराकर कहा, मैं एथन के लिए काम नहीं करता। मैं सिर्फ उस इंसान के लिए काम करता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... जो सबसे ज्यादा कीमत देता है। इतने में पीछे पड़े एथन ने धीरे धीरे आंखें खोली। वह घायल था, लेकिन जिंदा था। उसने शैडो की तरफ देखा। तुम आ गए। शैडो ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया। अगले ही पल उसने अपनी तलवार निकाली। छन्नाक, एक ही वार, और एथन का हाथ, जिसमें वह डेटा ड्राइव पकड़े हुए था, जमीन पर गिर पड़ा। एथन दर्द से चीख उठा। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। शैडो ने जमीन से डेटा ड्राइव उठाए। उसने उसे अपनी जेब में रखा। फिर एड्रियन की तरफ देखकर मुस्कुराया। असल खेल अब शुरू होगा।
एड्रियन ने पिस्तौल तान दी। रुको, लेकिन शैडो ने अपनी बेल्ट से एक छोटा सा धुआं बम निकाला। धड़ाम, पूरा बनकर काले धुएं से भर गया। सारा चिल्लाए, सभी सावधान। जब धुआं साफ हुआ, शैडो गायब था और एथन भी गायब था। आरोही ने घबराकर कहा। वे दोनों भाग गए। एड्रियन ने आसपास देखा। जमीन पर एक काला लिफाफा पड़ा था। उसने उसे उठाया। अंदर सिर्फ एक कागज था। उस पर लाल स्याही से लिखा था, अगर फीनिक्स वापस चाहिए तो 48 घंटे बाद ब्लैक आइलैंड पर अकेले आना। इस बार तुम्हारा सामना एथन से नहीं, उद्धरण चिन्ह ... अपने अतीत से होगा। नीचे सिर्फ एक निशान बना था, काला बाज। एड्रियन का चेहरा अचानक बदल गया। आरोही ने पूछा, तुम इस निशान को जानते हो? एड्रियन ने गहरी सांस ली, फिर धीमी आवाज में कहा, हाँ, यह उसी संगठन का निशान है, उद्धरण चिन्ह ... जिसने मुझे बचपन में माफिया बनाया था। आरोही स्तब्ध रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि एड्रियन की असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। रात के 3 बज चुके थे। ब्लैक मैंशन के मेडिकल विंग में गहरी खामोशी थी। डॉक्टर एड्रियन के सीने से गोली निकाल चुके थे। गोली उसके दिल से सिर्फ 2 सेंटीमीटर दूर रुकी थी। अगर थोड़ी सी भी इधर उधर होती तो आज ब्लैक साम्राज्य का अंत हो जाता। आरोही ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी थी। उसकी आंखें पूरी रात नहीं झपकी थी। उसके हाथ में अब भी वही काला लिफाफा था। उस पर बना काले बाज का निशान बार बार उसकी नजर खींच रहा था। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। खतरा टल गया है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आरोही ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे धीरे एड्रियन के कमरे में गई। एड्रियन बेहोश था। उसके चेहरे पर पहली बार शांति दिखाई दे रही थी। आरोही उसके पास बैठ गई। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और धीमी आवाज में बोली, तुम हमेशा कहते थे कि भावनाएं इंसान को कमजोर बना देती हैं, लेकिन आज, उद्धरण चिन्ह ... अगर तुम नहीं होते, उद्धरण चिन्ह ... तो मैं जिंदा नहीं होती। उसकी आंखों से आंसू एड्रियन के हाथ पर गिर पड़े। उसी समय महल के कंट्रोल रूम में कमांडर सारा और एलेना का कोई पता नहीं था। सिर्फ विक्टर द्वारा छोड़ा गया एक हार्ड ड्राइव मिला था। गार्ड ने उसे एड्रियन की मेज पर रख दिया। कुछ देर बाद एड्रियन को होश आ गया। उसने सबसे पहला सवाल पूछा, आरोही ठीक है? आरोही मुस्कुराए, मैं ठीक हूँ, तुम अपनी चिंता करो। एड्रियन ने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा था ना, उद्धरण चिन्ह ... तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दोनों की आंखें मिली, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कहता, एलेना की रिकॉर्ड की हुई आवाज स्पीकर पर सुनाई दी। अगर तुम ये सुन रहे हो, उद्धरण चिन्ह ... तो इसका मतलब है कि मुझे पकड़ लिया गया है। पूरा कमरा शांत हो गया। हार्ड ड्राइव अपने आप चलने लगी। स्क्रीन पर एलेना दिखाई दी। उसके हाथ बंधे हुए थे। पीछे अंधेरा कमरा था। उसने जल्दी जल्दी कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। शैडो, उद्धरण चिन्ह ... ब्लैक आइलैंड पर नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक जाल है। उसका असली ठिकाना। अचानक वीडियो में तेज आवाज आए। किसी ने कैमरा गिरा दिया। फिर स्क्रीन पर सिर्फ एक आदमी दिखाई दिया। काला सूट, स्टील का मास्क और ठंडी मुस्कान। शैडो, उसने कैमरे के बिल्कुल पास आकर कहा, अगर अपने लोगों को जिंदा देखना चाहते हो, उद्धरण चिन्ह ... तो ब्लैक आइलैंड पर अकेले आना। कोई सेना नहीं, कोई इंटरपोल नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा अतीत। वीडियो बंद हो गया। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। आरोही ने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं जाओगे। एड्रियन ने उसकी तरफ देखा। अगर तुम मेरे साथ आए, उद्धरण चिन्ह ... तो शैडो एलेना को मार देगा। तो फिर एड्रियन खिड़की की ओर देखने लगा। समुद्र के ऊपर उगते सूरज की पहली किरण दिखाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, कुछ लड़ाइयाँ, उद्धरण चिन्ह ... अकेले लड़नी पड़ती हैं। उसी समय हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच एक रहस्यमयी द्वीप पर शैडो एक विशाल कमरे में खड़ा था। उसके सामने एक सिंहासन था। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति अब तक अंधेरे में छिपा हुआ था। शैडो ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, एड्रियन ब्लैक निमंत्रण स्वीकार कर चुका है। अंधेरे में बैठा वह रहस्यमयी व्यक्ति धीरे धीरे मुस्कुराया। फिर उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, अच्छा, अब समय आ गया है कि मेरा बेटा अपने असली पिता से मिले। ये सुनते ही शैडो भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। क्या एड्रियन के पिता जिंदा थे, या ये भी किसी नए खेल की शुरुआत थी?